एस्ट्रोलॉजिस्ट इतना डराते क्यों हैं? बस मेरा भी सवाल एक्चुअली आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही है कि एस्ट्रोलॉजर आखिर डरा क्यों रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया एक दुख लेकर, एक होप लेकर, दुख के साथ साथ उसको बताने के लिए, और आगे से हम ये डरा दें, हो आपका तो राहु चल रहा है, आपका तो शनि चल रहा है, आप तो बस अब गए ही गए, अब ये महंगे महंगे उपाय नहीं करोगे तो आपका कुछ हो नहीं सकता, तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, मोटिव रखिए, बहुत पैसा आएगा। मैंने बोला वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बिजनेस है, ठीक है, हर घर में मिलेगा एस्ट्रोलॉजर आने वाले टाइम। $multi-billion इंडस्ट्री बन गया है। बिल्कुल $multi-billion। सही तरीके से पहले रेमेडीज बताई गई हो, जेन्युइन, चाहे वो स्टोन रेमेडी है, चाहे वो मंत्र रेमेडी है, चाहे वो रिचुअल रेमेडी है, चाहे मैं कह रही हूँ कोई टोटका भी क्यों नहीं है, तो उसका रिजल्ट विद इन 15 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 3 months में आपको दिखता है और मिलता है। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग करने का ट्राई करेंगे आज। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। एक्चुअली में जब एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी ना, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न था एस्ट्रोलॉजी शुरू करने का, कि लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जा सके कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और उससे वो कैसे बच सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको कैसे ठीक किया जा सकता है अपनी लाइफ को। तो एक गाइडिंग फोर्स की तरह या एक गाइडिंग लाइट की तरह एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। उसका नाम होता था ज्योतिष, जिसका मतलब ही है ज्योति, कि आगे आने वाले समय को आप कैसे देख सकते हैं। पर बीच में कहीं ना कहीं ये कब एक ज्ञान से ना जाने कब वो एक डर का बिजनेस बन गया। पहले तो बिजनेस बना, फिर वो डर का बिजनेस बन गया कि लोगों को डरा के उनसे पैसा कमाया जाए। तो जो आज का हमारा पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए एज अ एस्ट्रोलॉजर, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपको लोगों को डराना नहीं चाहिए, है ना। तो इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और जिनसे आज हम बात करेंगे वो है एस्ट्रोलॉजर नीलिमा जोशी जी। नीलिमा जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नीलिमा जी, पहले तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि आपको कितने साल हुए करते हुए एस्ट्रोलॉजी? देखिए, मैंने स्टार्ट किया था आज से 16-17 साल पहले। इसको एक स्टडी करी मैंने, उसके बाद फिर मैंने 2 साल इसमें प्रैक्टिस करी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट एरिया है कि हम आज तक सीख रहे हैं जी। तो जब हमने इनिशियली स्टार्ट करी और देखा कि ये प्लैनेट्स हैं, फिर जब लोगों का हॉरोस्कोप देखना स्टार्ट किया, उनकी प्लैनेटरी पोजीशन स्टार्ट करी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं और फिर जब हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कई चीज़ें हमें और सीखने को मिली। बिल्कुल। तो वो ज्योतिष के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी कि वो एक गाइडेंस है, जिससे हमें इंसान को ये बताना है कि उनको लाइफ में कैसे और किस तरीके से चलना है। जी ठीक है। हम जब मैंने सीखा तो वो ही था कि ज्योतिष इज अ गाइडेंस ओनली, कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे चलाना है विद पॉजिटिव थॉट्स। और ज्योतिष सिर्फ 2 ही चीज़ों पे बेस्ड मैंने सीखा है, कि या तो आप प्रॉब्लम के इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, या आप अपनी एनर्जीज को इतना बढ़ा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने एफर्ट से कम कर सकते हो। बेसिकली कर्मों से कर सकते हो कोई भी चीज़। पर उसके बाद 18 साल से मैं इस लाइन में हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत सारे लोगों की अप्स एंड डाउन देखे, और लोगों की कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कब कौन से प्लैनेट ने उनको क्या दिया और क्या लिया, उस पे जो नॉलेज आती है वो थ्योरेटिकली नॉलेज से, जो थ्योरी में लिखा है उससे आजकल के टाइम में खासकर बहुत डिफर है। तो इन 18 साल में हजारों लाखों क्लाइंट्स के हॉरोस्कोप देखने के बाद, खूब सारी ट्रेनिंग्स देने के बाद, हर रोज आज भी कुछ नया सीख रहे हैं जी। तो नीलिमा जी, मुझे एक बात ये बताओ कि एक तो एस्ट्रोलॉजिस्ट इतना डराते क्यों हैं? बस मेरा भी सवाल एक्चुअली आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही है कि एस्ट्रोलॉजर आखिर डरा क्यों रहे हैं। हाँ, पहली बात तो देखिए, ये बिजनेस एज अ बिजनेस अगर है भी ना,
तो इसमें कोई बुराई नहीं है जो मैं सोचती हूँ, जी। क्योंकि ये शुरू से बिजनेस ही रहा है। मतलब कमर्शियलाइज तो बहुत साल पहले ही कर दिया गया था। पहले होता था राजा का एक आचार्य होता था, ऋषि मुनि होते थे, उसको सैलरी पे रखा जाता था। हाँ, उसको भी सैलरी पे रखा, और उसकी कितनी मान्यता होती थी, उसने जो कह दिया वो कह दिया। राजा के वर्ड से भी ऊपर उसका माना जाता था कि इसने कह दिया तो ये होगा। हाँ, और उसमें क्या है कि वो जिन कारणों से रखा गया था जी। कि भाई राजा को ये काम तब करना चाहिए, ये मौसम ऐसा है, इस टाइम युद्ध पे मत जाओ, ये इन सब चीजों के लिए मेजरली रखा गया था। पर उसके बाद धीरे धीरे जब आम जनता को ये चीज पता लगी तो ये साइंस के रूप में आगे आई। वेद शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, उसकी जितनी भी है, नाड़ी ज्योतिष कह लो, केपी पद्धति कह लो, अब न्यूमोलॉजी कुछ सालों से आई, अंक शास्त्र जी। उसको भी कहते हैं, वो आई चाहे कहते हैं कि बाहर से है, पर अभी उसको भी नॉलेज लेकर काफी लोग अच्छा कर रहे हैं जी। बट अगर मैं कहूँ कि कमर्शियलाइज, तो हर चीज कमर्शियलाइज है। चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो लॉयर, चाहे वो टीचर, एजुकेशन सिस्टम और एस्ट्रोलॉजी। पर ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है कि हम सर्विस दे रहे हैं किसी जी, को। जी। ठीक है, तो जो डर का व्यापार बन गया है ये, तो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में यही बात बोलूंगी कि पहली बात एक ही लाइन में कि प्लैनेट से या एस्ट्रोलॉजी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। कोई भी प्लैनेट जो शायद पहले लिखा गया है कि राहु ऐसा करेगा, शनि ऐसा करेगा, केतु ये कर देगा, आजकल वही प्लैनेट्स हर किसी को चाहिए। जी। ठीक है, पहले भी चाहिए होते थे, बट डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके वर्क रिलेटेड चीजों से, और आपकी लाइफ में आप अपने एफर्ट्स कैसे करते हो उस पे। ओके। तो जैसे कि अब डॉक्टर का प्रोफेशन है या कह लो टीचिंग का प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये प्रोफेशन कमर्शियलाइज के साथ साथ मेरे हिसाब से एक सोसाइटी में और एक सोशल, अगर हम इस चीज को बहुत वास्ट एरिया में इतनी नॉलेज होने के बाद लेकर आ रहे हैं कमर्शियलाइज, पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक डॉक्टर की है। हाँ। कि आपका मोटिव क्या है, कि सबसे पहले उस पेशेंट के दुख को, उसकी तकलीफ को किस तरह कम किया जा सके। एटलीस्ट डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि हम गए जुकाम लेने के लिए, उसने कैंसर का बता के हमारी वो कर दिया कि भाई आपको तो कैंसर है, ये दवाई खाओ, आप ज्यादा महंगी वाली है। राइट, सेम चीज एस्ट्रोलॉजर के साथ है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, मेरे ख्याल से मेरे पास आजकल 18 साल के करियर में शायद 2 से 5% लोग आए होंगे, सिर्फ इसलिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हाँ जी पहले से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ले लें ताकि आगे ये गाइडेंस हमें काम आए। वो भी जो कभी शुरू से इन्वॉल्व रहे इन चीजों में या उनके पेरेंट्स रहे। जी। 95% एस्ट्रोलॉजर या डॉक्टर के पास कब जाते हैं लोग? परेशानी या जब बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास। हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर इश्यूज, जॉब इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, या आप पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है। अब मनी आजकल कहते नहीं है कि जैसे सुविधाएं बढ़ गई हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा मकान भी चाहिए, काम भी हमारा टॉप पे होना चाहिए, बिजनेस है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो इन सब चीजों से परेशान होने के बाद ही आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। जी। अब एस्ट्रोलॉजर का मोटिव जो मैंने निकाला है कि आप उसके दुख को कितना मिनिमाइज कर सको, क्योंकि वो तो पहले ही दुखी आया है जी, पहले ही सैड आया है, कहते हैं इन प्रॉब्लम से जूझता हुआ आया है, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, उसको कहीं नहीं मिल रहे, पेरेंट्स से नहीं मिल रहे, पार्टनर से नहीं मिल रहे, फ्रेंड से नहीं मिल रहे, पढ़ाई से नहीं मिल रहे, गूगल से नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा जी, और दिन ब दिन तकलीफ आ रही है। तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया एक दुख लेकर, एक होप लेकर, दुख के साथ साथ उसको बताने के लिए, और आगे से हम ये डरा दें, ओ हो आपका तो राहु चल रहा है, आपका तो शनि चल रहा है, आप तो बस अब गए ही गए, अब ये महंगे महंगे उपाय नहीं करोगे तो आपका कुछ हो नहीं सकता, तो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज अगर सचमुच सबको है तो पहला मोटिव एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसकी दुख तकलीफ देख रहे हो जी,
है ना, आपको भगवान ने या आपकी खुद की एफर्ट्स ने इतनी नॉलेज दे दी है कि आप मतलब आपके पास एक पावर मिल गई है कि क्या आप किसी के एक इंसान की हेल्प कर सकते हैं, किसी के इंसान की चीजें देख रहे हो। अब जैसे कहते नहीं है, जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है जी, है ना। जिंदगी कोई जिस परसेप्शन से देखता है उसी परसेप्शन से उसे जिंदगी दिखती है। बिल्कुल। आप नेगेटिव चीजें देखना शुरू करो, आपको नेगेटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप पॉजिटिव देखना शुरू करो, आप पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो कहते नहीं है यथा शक्ति तथा सृष्टि जी, तो वो यही है। तो सेम चीज है कि जब आप उसको उसके थॉट प्रोसेस को जान गए हो, उसकी तकलीफ को भी जान गए हो, कम है ज्यादा है, तो सबसे पहले आपका एक मतलब कहते नहीं है कि ड्यूटी बनती है जी, कि आप उसकी बात को सुनकर उसको सही सॉल्यूशन दें। क्योंकि हर हॉरोस्कोप में पॉजिटिव चीज होती है। अच्छा, किसी का हॉरोस्कोप परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है कि उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आनी है जी, और किसी का हॉरोस्कोप इतना वर्स्ट नहीं है जिसमें सॉल्यूशन नहीं उसकी है, कोई होप ही नहीं है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं है जी। तो एस्ट्रोलॉजर जैसे डॉक्टर है, कोई भी चीज को डायग्नोज करना, कहते नहीं किसी किसी डॉक्टर में शफा है जी, हाँ, उसके पास कोई जाता है वो ठीक हो उसकी जाता दवाई जल्दी लग जाती है है ना। क्योंकि देखो आजकल का क्लाइंट भी जो है ना वो बहुत नॉलेज वाला है, पढ़ के जाता है। वो आधे ज्योतिष तो खुद ही होते हैं, ज्योतिष भी कह लो या अगर आप बोलो डॉक्टर ने अगर कोई आपको आजकल मेडिकल लैंग्वेज में कुछ बता दिया ना तो वो पहले गूगल करेगा कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो सेम है, तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी ये जानना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट बहुत समझदार है। अगर आप चाहते हो सच में इस बिजनेस को, हर चीज ये बिजनेस देगा आपको, और ये बिजनेस है, बिल्कुल, हर कोई हर चीज बिजनेस कर रहा है ना, पैसा किसको नहीं चाहिए। मैं तो मैम ये मानता हूँ कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका पैसा मिलना चाहिए। आप टाइम दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, और कई जगह तो जुपिटर की ऐसी चीजें हैं कि आप नॉलेज फ्री में दे ही नहीं सकते हो जी। और दूसरी चीज जो सचमुच फैक्ट है कि जब भी कोई अपनी दुखी चीज या प्रॉब्लम किसी को भी बताता है और अगर कोई सुन भी रहा है तो वो इसकी नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट का एक पार्ट ले रहा है। बिल्कुल। जब आप उनसे पैसे लेते हो, पहले जमाने में दक्षिणा दी जाती थी जी, तो जब आप उनसे पैसे लेते हो इट मीन्स कि वो आपका एक बिजनेस बन जाता है, आप उसको उठा के घर नहीं लेकर जाते हो प्रॉब्लम को। हालांकि आती है, एस्ट्रोलॉजर का काम भी कोई इजी नहीं है। मैंने सुना है उनकी खुद की तबीयत बहुत खराब रहेगी या उनकी खुद की लाइफ में भी बहुत उथल पुथल चलता रहता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वर्क कर रहा है ना जी। और एस्ट्रोलॉजी इज अ बिलीफ सिस्टम ओनली। ठीक है, जैसे ही कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है उसकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी पहुंचेगी, बिल्कुल, है ना। कहीं ना कहीं जब आप किसी से बात, आपने इतने पॉडकास्ट किया, बात करते हो, आपको ऑरा फील होने लग गया होगा अब तक। तो एनर्जीज हमको फील होने लगती है कि अगर 10 लोग भी हैं तो हम बता देंगे कि इसका ऑरा नेगेटिव है और पॉजिटिव। सीरियसली कई बार मेरे को पॉडकास्ट करने के बाद ना कई बार तो बहुत हाई फील होता है और कई बार बहुत लो फील होता है कि यार घर जाके मतलब बस मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं घर किसी तरीके से पहुंचूं, बस खाना खाऊं और सो जाऊं। तो सेम थिंग कि हर इंसान को अब एक क्लिनजिंग की ज़रूरत रहती है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को भी बहुत ज़्यादा अपनी क्लिनजिंग की, ऑरा क्लिनजिंग की ज़रूरत रहती है। जब मेरा ऑफिस पर्टिकुलर होता था तो टिश्यू बॉक्स खाली होते थे। अच्छा, रोते थे लोग आके? हाँ, टिश्यू बॉक्स खाली होते थे क्योंकि मैं काउंसलर रही, मैरिज काउंसलर, करियर काउंसलर। लोग जाते नहीं थे ऑफिस से, पर आप ये देखो जब वो वेंट आउट कर देते थे और डिवोर्स केस भी है तो उसके 3 दिन बाद बोलते थे अब डिवोर्स नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस हमेशा से उनको सही रास्ते पे गाइड करना, सही रास्ते पे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, कुछ तो डेस्टिनी वाइज है कि अगर किसी की 2 शादियां लिखी हैं या डिवोर्स होना है तो वो डेस्टिनी है। पर इस हद तक भी काम किया गया है कि अगर वो उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है और सामने वाला सुन रहा है एक एस्ट्रोलॉजर की, क्योंकि आप पे ट्रस्ट करके आया है और मैंने ये बोल दिया कि ये टाइम निकाल लो, है ना, तो वो टाइम निकलने के बाद सब ठीक हो जाता है। ओके। पर अब वो कहते हैं आजकल जेनजी का जमाना है, ठीक है, लोग सुनते कहाँ हैं। और आप देखेंगे कि 98 या 99 बॉर्न बच्चों के बाद सारे हॉरोस्कोप्स में 2 चीजों की प्रॉब्लम आ ही रही है। अच्छा, क्या?
वीनस सबके खराब है, अच्छा, मंगल सबके खराब है। और रिलेशनशिप्स बहुत मुश्किल से चलेंगे आगे। मल्टीपल रिलेशनशिप में क्योंकि मंगल खराब है, मंगल डेबिलेटेड है, अंगारक योग हो गया जी, गुस्सा नाक पे है, बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप्स में आ रहे हैं। कलयुग है, शुक्र आ रहा है, वीनस आ रहा है, वो मंगल के साथ या राहु से अफेक्टेड आ रहा है, या दृष्टि होगी या साथ में बैठा होगा। रीजन बिहाइंड दिस कि जो भी हम एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं वही एनर्जीज से बच्चे भी बॉर्न हो रहे हैं जी, तो वही हॉरोस्कोप में आ रहा है। ओके, और ये सब लिखित है, कहते नहीं थे कलयुग में पाप बढ़ेगा फिर अवतार लेंगे। तो मेरा मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर एक जरिया मात्र है आपको स्पिरिचुअलिटी और आम आदमी को जोड़ने का साधन। आप उनके थॉट प्रोसेस को अगर चेंज कर देंगे, बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल, कुछ ज्यादा यंगस्टर्स तो आज 7th 8th का बच्चा 12th का बच्चा है और 9th 10th का बच्चा कॉलेज का बच्चा है, बिल्कुल उतनी नॉलेज है। इवन छोटा 5 साल का बच्चा भी आज मोबाइल जैसे चलाता है, हमें आज भी नहीं आता। बल्कि कुछ चीजें तो हमें पूछनी पड़ती हैं उनसे कि भाई ये कैसे होगा, राइट। तो आप एक जरिया मात्र हो, जैसे कि हर कोई जरिया मात्र होता है। आज आप मुझे यहाँ लेकर आए हो तो आप भी जरिया मात्र हो कि लोगों तक मैसेज पहुंचाने का जी, और एस्ट्रोलॉजर भी एक जरिया मात्र है कि वो अपनी नॉलेज पता है गेन होती है जी, अगर आप उसको अच्छी एनर्जीज के साथ किसी को देते हो। बिल्कुल, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन पहले होना चाहिए कि आपने सही तरीके से उसको गाइड किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स की सबसे बड़ी पूंजी, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, पैसा है नहीं असली। मतलब मैं ये नहीं कह रही जो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, पर मेरे हिसाब से जिनके पास अच्छे विद्वान लोग हैं, उनकी पूंजी सिर्फ इतनी है कि जब वो इंसान जिसको आपने सॉल्यूशंस दिए, रेमेडीज दी, बहुत जरूरी है देनी, ठीक है, उनको उसका फल मिला, पर रेमेडीज करता कौन है? क्वेश्चन ये भी है। रेमेडीज वो करता है जिसको आप ये समझाते हो आज कि ये रेमेडी करने से तुझे इस तरीके से फायदा होगा। ओके, सूर्य को जल देना तो हमने सिखा दिया कि सूर्य को जल देना है, इससे सूर्य स्ट्रांग होगा, इसमें काले तिल डाल लो और आप सूर्य को कर लो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। बट सूर्य आपका राशि में कहाँ बैठा है, क्यों आपको देनी है, अगर आप 2 लाइनें ये बताओगे ना किसी को भी, तो वो उसको और श्रद्धा से और बढ़िया से करेगा। ओके, अदरवाइज आपने बोल दिया कि ये कर लो, अब आप ऑनलाइन देख रहे हो, आज तुम घर में ये लगा लो, आज तुम चंद्रमा की ये रेमेडी कर लो, या आप बृहस्पति की ये रेमेडी कर लो। ऐसा नहीं है रेमेडीज खराब है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वास्तु से रिलेटेड है, चाहे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। बट आपको ये पता, क्योंकि आप कितनी रेमेडीज कर लोगे जी, आज तो शायद 1000 रेमेडी आप एक दिन में देख लेते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि आपको पहले अपने प्लैनेट्स को या किसी भी अकल्ट साइंस में, चाहे न्यूमरोलॉजी है, उनको जाके समझो एक बार। एक बार किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो आपकी नजर में है, आपको लग रहा है, उसके पास जाके एक बार समझ लो। आजकल तो ऑनलाइन भी सब कुछ है, एप्स हैं, सब कुछ है, तो वो आप समझो उनसे पहले, फिर उस रेमेडी को करो कि किस वजह से रेमेडी दी गई है, क्यों, मुझे करने से क्या होगा। यस। अब आपको मैं बताती हूँ, आपको लग्न चार्ट मिल गया, ठीक है, लग्न चार्ट मिल गया, चंद्र कुंडली मिल गई, लग्न चार्ट आपका प्रारब्ध है, मतलब आपको मिल गया, वो बदल नहीं सकते। चंद्र कुंडली में ट्रांजिट होता है, तो वो जो डेली रूटीन में आपका बदलता है, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, राहु केतु 1.25 साल 1.5 साल में चेंज होता है, ठीक है, तो वो सब ट्रांजिट में, वैसे ही शनि 2.5 साल रहता है एक राशि में, तभी 7.5 ही चलती है। तो ये सब चीजें जो है ये तो चलेंगी, ठीक है, तो ट्रांजिट के हिसाब से। बट जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी में, वो दशा करती है। अगर आपका सूर्य उच्च का हो गया, आपका बृहस्पति भी उच्च का हो गया हॉरोस्कोप में, बट आपको दशा चल रही है राहु की, और राहु बैठ गया हायर स्टडी में, अच्छा, ठीक है, अब सूर्य उच्च का है, ऊपर से आपको चल रही है राहु में शनि की दशा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, मैं कितनी मर्जी ट्राई कर लूं। हाँ, उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा
कि मुझे अपने रूटीन में कैसे चेंजेस लाने चाहिए, ओके। या किस टाइम पीरियड में मैं जितनी मेहनत करूंगा तो मुझे इस उपाय से ज्यादा मिलेगा। अब सूर्य को जल, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का दे रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, वो सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, ये कॉमन रेमेडीज हैं। ओके। और वो वैसे भी करनी चाहिए। सूर्य इज एनर्जी, एनर्जी की रेमेडी आप कहीं भी करोगे, अच्छा ही फल देगा। सूर्य की तरह चमकना है तो ये सब करनी चाहिए। मैं और प्लैनेट्स की भी बात कर रही हूँ ओके। कि आपको दशा तो चल रही है आपके विपरीत प्लैनेट की, जो आपके हॉरोस्कोप में मैलेफिक है या उस दिक्कत दे रहा है, और आप कर रहे हो बृहस्पति की रेमेडी, क्योंकि मेरा बृहस्पति राजयोग बना के बैठा है। ओके। तो अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जो थ्योरेटिकली मैलेफिक बताए गए हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी प्लैनेट मैलेफिक नहीं है और कोई भी बहुत ऑस्पिशियस नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि वो प्लैनेट्स जो हैं वो आपको कुछ ना कुछ दे के सिखाने के लिए ही आते हैं आपकी लाइफ में। दशाएं भी वैसी ही हैं जी। अगर राहु 18 साल चलता है, उसके बाद बृहस्पति की दशा 16 साल आती है। बिल्कुल। यानी ये जिगजैग है लाइफ का, कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती जी। जैसे किसी का भी हॉरोस्कोप परफेक्ट नहीं है। तो दशाओं के हिसाब से अब किसी को यंग एज में राहु की दशा आ जाएगी, तो उसको आफ्टर, मान लो आपकी दशा आ गई आपके यंग एज में और 18 साल चली, और जब तक आप 35 के हुए तब जाके जुपिटर की आई, तो आप देखोगे कि लेट एज में आपको राइज मिलेगा। और ये तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में पूरा फॉर्मूला है कि कौन सी एज में आपको सक्सेस मिलनी है। वो एक फॉर्मूला है, कभी होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। उसमें फॉर्मूला है कि आपको किस एज में क्या सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और लाइफ में सबको एक बार ये टाइम जरूर आता है। ओके। तो मैं थोड़ा सा ना एस्ट्रोलॉजी को भी समझते हैं। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट में। एक तो आपकी कुंडली जो आप लेके पैदा हो गए, ठीक है। एक आपका प्रारब्ध, जो आप पिछले जन्म के कर्म आप लेके आए हो, उसके हिसाब से आपकी लाइफ प्लान हो गई। और तीसरा आपके कर्म। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ और है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ है, मतलब इन्हीं तीनों के आसपास ही चीजें घूमेंगी। नहीं, कुंडली के अलावा कुंडली, प्रारब्ध और कर्म के अलावा दशा। अच्छा, मतलब वो कुंडली का ही पार्ट हो गई ना। हाँ, सिर्फ इसी के ही घूमेंगी। ओके। कि आपको ये चीज मिल गई। अब मान लो कि आप जिस एज में जो चीज करना चाह रहे हो उसका भाव दिया हुआ है जी। भाई, आपको पैसा चाहिए सबको, जब आप पढ़ाई के बाद कमाने लगते हो, पर यहाँ पर ये आ जाता है कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो भी भाव दिया हुआ है। ओके। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम इशू आ गई है, उसका भी भाव है, साथ में दशा है। तो आप बड़े इजीली, बहुत इजी वे में, इजीएस्ट वे में आप चीजों को जान के वो चीज आप कर सकते हो, वो उपाय आप कर सकते हो जिससे आपकी डेली रूटीन लाइफ अच्छी रहे जी। अब चाहे वो आप कॉम्बिनेशन में करो, भाई आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो बट घर का वास्तु खराब है, ओके, तो भी इफेक्ट पड़ेगा। बट एक चीज बता दूं, वास्तु इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। ओके। न्यूमरोलॉजी इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। टैरोट कार्ड इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, बेस यही है। बेसिक इज, मैं वैदिक करती हूँ तो मैं वैदिक में ही बिलीव करती हूँ। मैं एक बात आपको बताता हूँ मैम, मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ किया है पॉडकास्ट, उसमें सब लोग, कोई टैरो कार्ड रीडर भी आता है, कोई वो न्यूमरोलॉजी भी के भी मैंने 1-2 किए हैं, पर उन सबका भी यही मानना है कि किसी भी जो ये ऑकल्ट साइंस है, अगर कोई आर्ट है तो उसका एट द एंड ऑफ द डे बेस हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। टैरो इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो भी बहुत छोटा सा, इट्स लाइक प्रश्न कुंडली। हाँ, प्रश्न कुंडली इज द टैरो। मैं टैरो भी करती हूँ। अच्छा। उसमें अलग एनर्जी आप ये देखोगे कि आप टैरो में मैं जो निकालती हूँ कार्ड्स, ठीक है, और तो वो जब हम मान लो कईयों को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है टैरो जी, भाई हमारा तो टैरो करवा, तो टैरो करा, पर उसके बाद अगर वो वैदिक दिखाता है तो सेम आता है। ओके। एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो सेम आता है, अगर आपकी एनर्जीज कनेक्ट है बाकी में। तो वैदिक इज द बेस्ड ऑफ एवरीथिंग, कि अगर आप वैदिक से किसी को देख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, न्यूमरोलॉजी और वैदिक, ये अगर एक एस्ट्रोलॉजर को दोनों आते हैं तो ही सही रेमेडीज हो सकती है। अच्छा। रीजन, आपका नंबर मान लो 2 है, ओके, ठीक है, अब 2 नंबर होता है चंद्रमा का, बट उसको हॉरोस्कोप में वैदिक में उसको प्लैनेट मिला उच्च का चंद्रमा,
और दशा चल रही है उसकी राहु की या शनि की या बृहस्पति की, कोई और एनर्जी चाहिए, और आप उसका न्यूमरोलॉजी से चंद्रमा ही अपग्रेड करते रहोगे, वो ऑलरेडी अपग्रेड है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि वो जो 2 नंबर वाले के बारे में बोला गया है ना, उसमें भी आप चेंजेस देखोगे, हर एक की नेचर वो नहीं मिलेगी, तो वो कोरिलेट करके देखना पड़ता है। Okay. क्योंकि देखो, सबको सॉल्यूशन एट प्रेजेंट चाहिए, लिखित है वो तो सबको पता ही है, आपकी नेचर जो है वो जान रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात है। कि मुझे लगता है अवेयरनेस भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है। आजकल इतनी फैसिलिटीज जैसे बढ़ गई हैं कि आज हम कहीं से बैठ के कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर हम आज ये नहीं करें, आज सिर्फ फोन ले जाना पड़ता है, कैश खत्म हो गया है। बिल्कुल राइट, तो सेम चीज है। देखो, डिमांड एंड सप्लाई, ये रूल हर जगह चलता है। बिल्कुल। अब अगर आपकी मतलब कहते हैं ना कि सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई उसी अकॉर्डिंग होने लगती है। बिल्कुल। पहले टाइम में शायद हम देखते थे कि हर घर में एक मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड इंसान मिल जाता था, इंश्योरेंस रिलेटेड। मुझे लगता है नेक्स्ट अपकमिंग ये है कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या रीजन। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि मेरे हिसाब से जो मैं थ्योरी देख रही हूँ, जो मैं आंकड़े देख रही हूँ, उसमें 3rd हाईएस्ट बिजनेस इज एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। वर्ल्ड का, इंडिया का तो है ही है। आज इतनी एप्स हैं, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, इट्स गुड, पर गुड थिंग को भी आपको अडेप्ट कैसे करना है, आपको उसके अंदर अच्छी चीजें कैसे लानी है, वो एस्ट्रोलॉजर की मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल। कि आप जनता को इस चीज के लिए अवेयर करोगे कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और आप एक जरिया मात्र हो उसको ईश्वर से जोड़ने का, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का, उसका रूटीन लाइफ चेंज करने का, उसका थॉट प्रोसेस चेंज करने का, ना कि उससे उसको डरा के उससे पैसा लेने का। देखिए, अगर 17 साल 18 साल पहले वाला क्लाइंट मेरा आज है, आज भी है, वो रीजन बिहाइंड दिस कि वो ऐसे नहीं है कि आज करा 5 मिनट में उसको सॉल्यूशन दिया और वो चला गया। जब तक आपका क्लाइंट उस नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा, तो वो उसकी रेमेडी नहीं करेगा और उसको नहीं पता लगेगा। अब आपके पास तो क्लाइंट आ गया, आपने बोला वो कह रही है मेरा डिवोर्स चल रहा है, मेरे को इन लॉज से ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीजें हैं, और आप किस पे काम कर रहे हो? आप उसको रेमेडीज दे रहे हो, बट उसके बेसिक पे काम नहीं कर रहे हो। कि अगर उसका ही टेम्परामेंट इशू है, हाँ, आप तो सिर्फ आपने मान लिया कि भाई फैमिली गलत है, क्योंकि आपने क्लाइंट से पैसे लेने हैं ना जी, बट हाँ, मेरे पास ऐसे नहीं है। ओके। मेरे को हाई डोज भी देनी आती है, लो डोज भी देनी आती है। अच्छा। क्यों? मुझे, मेरा मोटिव ये है, और हर एस्ट्रोलॉजर का मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर्स का है मोटिव ये कि मुझे ये देखना है कि इसको रिलीफ मिले, क्योंकि अगर उसको टेम्परामेंट इशू है तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम होनी है लाइफ में। बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी लाइफ को इजी वे में नहीं देख रही है या देख रहा है। ठीक है, अब जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत मायने रखती है। वीनस की हो गई, किसी भी चीज की होगी। अब बंदे को तो मिल गया, कोई भी इंसान को वो मिल गया जब उसने जन्म लिया, अब वो तो बाध्य हो गया ना। बिल्कुल। ठीक है, अब राहु बैठ गया शुक्र के साथ, तो वो बेचारा क्या करेगा? मैरिड लाइफ इशू आएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, देन व्हाट? क्या सॉल्यूशन दोगे आप? अगर वो प्रारब्ध है तो क्या सॉल्यूशन दोगे? बिल्कुल, सॉल्यूशन बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? हर हॉरोस्कोप में, हर चीज में सॉल्यूशन है। एस्ट्रोलॉजर उसको पॉजिटिव नजरिए से देखते हुए उसकी उस चीज को, कहते नहीं, एक छोटी लाइन है, अगर आपको लाइन को काटना है तो उसको मिटाना नहीं होता, एक लंबी लाइन खींचनी होती है, अपने आप और छोटी हो जाएगी, वो छोटी हो जाती है। तो जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है कि ये उपाय करने से इसकी ये प्रॉब्लम, भाई जुपिटर थोड़ा सा वीक है, जुपिटर इज द राजा ऑफ द प्लैनेट्स, तो आप इसको इतनी सी चीजें करोगे। या भोले बाबा को मनाना आसान है, चंद्रमा ठीक करना है तो आप भोले बाबा को मना लो, चांदी पहन लो, इससे मून ठीक हो जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको दशा भी अच्छी चल रही है, तो आप कर दिया। बट अगर आपका ऐसा प्लैनेट कॉम्बिनेशन बैठ गया है और ऐसी दशा चल रही है जिसमें आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉजिटिव प्लैनेट की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी जिसमें कि उसकी लाइन लंबी खिंच जाए, ताकि उसको जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकाल ले। ओके, वो खुद ही निकाल ले, अपने उसमें खुद ही निकाल ले, या उपाय से उसका वो शांति हो जाती है, फिर वो उस चीज को समझ जाता है, फिर वो 15 दिन 1 महीना
21 डेज में जैसे कहते हैं आदत बदल जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, वो उसको करेगा। जब वो अपने बिहेवियर में चेंजेस करेगा तब उसको चेंज नजर आएगा। तो हर चीज की रेमेडी हो सकती हर है? चीज की रेमेडी हो सकती है, हर चीज की रेमेडी, बेस वही है। पर कुछ तो ऐसे प्लैनेट्स होते होंगे जिनकी रेमेडी होती ही नहीं होगी। नहीं, सबकी होती है। मैंने क्या बोला, अब एक दशा ऐसी है जो मैं आपको बताती हूँ, एक या दो दशा समझ लो, चाहे शनि की दशा है, राहु की दशा है। मतलब ये मेरी इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। शनि और राहु तो बेचारे वैसे ही बहुत पर उसमें बदनाम है, दोनों बेचारे बदनाम है। पर ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, आप किसी का भी उठा के देख लेना, ठीक है। राहु में शनि की दशा जब आएगी या शनि में राहु की दशा जब आएगी तो इंसान को प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ एक ये दशा है जिसमें सॉल्यूशन के लिए एस्ट्रोलॉजर के भी पूरे एफर्ट लगते हैं और इंसान के भी पूरे एफर्ट लगते हैं। दोनों को सब पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन को आप लाइफ में अगर किसी के आ गया है या लग्न कुंडली में ही बैठ गया है, शनि और राहु लग्न में, हाँ, दृष्टि वाइज भी, दृष्टि गोचर भी, और बैठ गया है और किसी ऐसी जगह पे बैठ गया है जहां उसकी लाइफ का बेस है, उस चीज को आपको निवारण करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। सिर्फ एक ये कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज हर प्लेनेट का, हर चीज का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में होता है। क्योंकि राहु, शनि अपने आप में अच्छा प्लेनेट है, राहु अपने आप में अच्छा प्लेनेट है, पर है क्या, दोनों मिलके काम करते हैं गड़बड़। छाया ग्रह है ना राहु, तो पर छाया सब ग्रहों की होती है जी, और वो जिसके साथ भी बैठ जाता है उसको खराब कर देता है, उसको ग्रहण लगा देता है, जो एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में है। बोलो, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है राहु तो जब इंटर पीरियड में भी आपकी महादशा के अंदर प्रति अंतर दशा चलेगी ना, अगर आपकी शुक्र की दशा है, ओ सोचते हैं लोग मेरा शुक्र आ गया, 20 साल की दशा है, अब तो भैया मैं राजा बन गया जी, इसमें भी फैक्ट अलग है। हाँ। अगर आपके हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छी पोजीशन पे है फिर तो सचमुच राजा बन गए भैया, ऐश करोगे, छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, लॉटरी भी निकल सकती है। ओके। बट शुक्र में भी राहु की दशा अगर आ गई तो भी वो लोग फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, लॉटरी खरीदने लग जाएंगे लेकिन लगेगी नहीं, पैसा बर्बाद होगा। एक और चीज मैं बताती हूँ आपको कि 9 के 9 प्लैनेट्स या 7 प्लैनेट्स अगर हम ले, राहु केतु का तो अपना जो है कि वो कहते नहीं है, वो तो अब तक आप सीख गए होगे कि वो धड़ है, हाँ। राहु, और वो केतु हमारा शरीर है, हाँ। तो उनके बारे में तो बहुत जगह बात हो गई है जी। बट हर प्लैनेट एक ही चीज नहीं देता है। जैसे शुक्र है, अब शुक्र लग्जरी भी दे रहा है, शुक्र घर भी दे रहा है, कारक है घर का, गाड़ी का, रिलेशनशिप्स का। अब आपको उससे क्या लेना है और किस पोजीशन पे लेना है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है जी, ठीक है। अब शुक्र, या तो आप मतलब ऐसे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास कि शुक्र आ गया, अब पेरेंट्स या माँ बच्चे को लेकर आ गई, उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स में है। अच्छा। उसका माइंड भी पूरा रिलेशनशिप में है, वो पूरा दिन भर कमरा बंद करके फोन पे लगा रहता है। अब उसका थॉट प्रोसेस चेंज करना, और उसको डाल दिया इंजीनियरिंग में। ओके। अब उस पीरियड को निकालने के लिए आपको काउंसलिंग सेशन भी लगेगा, आपको उपाय भी लगेगा। अब वो कह रहा है मैं तो मॉडल बनूंगा, अच्छा। तुम उसको करा रहे हो इंजीनियरिंग। अब शुक्र की दशा है, अगर तुमको उसकी एनर्जी डाइवर्ट करनी है तो तुमको उसको मॉडलिंग में ही डालना पड़ेगा, ताकि उसकी जो ये बैड एनर्जी है वो ग्लैमर में कन्वर्ट हो। अच्छा। क्योंकि वीनस मॉडल भी बनाता है। तो ये जानना, क्योंकि हर चीज जो है अच्छी और बुरी हर प्लेनेट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। आपको पता है कोविड क्यों हुआ था, इतना क्यों फैला? अब जुपिटर इज ऑस्पिशियस प्लैनेट। साइंटिफिक में तो पता है मुझे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं पता। जुपिटर इज ऑस्पिशियस प्लैनेट जी। हर किसी को जुपिटर चाहिए ना। बिल्कुल। हम, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे में तो है। हाँ ठीक है। तो और एस्ट्रोलॉजर के पास तो जुपिटर ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते। मेरे तो लग्न का लॉर्ड जुपिटर है। धनु लग्न है, मीन लग्न है। इतना नहीं पता मुझे। अच्छा। चलिए वो भी देख लेंगे। तो उसमें क्या है कि जुपिटर सबको चाहिए, पर कोरोना में पार्ट था जुपिटर। अच्छा। देखो, जुपिटर इज विजन, जुपिटर इज एक्सपेंशन, वो बढ़ाता है चीजों को, तभी तो चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी नॉलेज बढ़े, नॉलेज का प्लैनेट है।
और बरकत का प्लैनेट है, भाग्य का प्लैनेट है, संतान भाव का प्लैनेट है, जी। लग्न का मतलब आपका शरीर से आप ब्लेस्ड होने चाहिए, बीमारी नहीं कोई आती, सब जुपिटर से है। पर केतु ने दी डिसीज, कोरोना, और जुपिटर ने एक्सपेंड कर दी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कह दिया जुपिटर अच्छा प्लैनेट है, पर मतलब किसी किसी कंटेंट में वो भी खराब कर। हर कोई प्लेनेट अच्छा और बुरा। वैसे मैम एक बात आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्लेनेट अच्छे बुरे कैसे हो जाते हैं? ये कैसे पता चलता है कि ये सेम ही प्लेनेट, अब शनि है, कुछ लोग कहते हैं यार शनि की दशा में मैं राजा बन गया, अब कुछ लोग होते हैं वो राजा होते हैं शनि की दशा में बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। इसमें तो भी सेम ही प्लेनेट कौन से घर में बैठा है वो डिपेंड करता है। कौन से घर में बैठा है, किस दशा में बैठा है, ओके। और सबसे बड़ी चीज है कि उसका नेचर क्या है। अच्छा अगर आपने प्लेनेट का नेचर नहीं जाना, शनि कर्मदाता फल है जी, जैसे वो तराजू होता है ना, बिल्कुल आंखों पे पट्टी है ना, शनि को खुश नहीं कर सकते अगर कर्म अच्छे नहीं है तो। ओके। शिव को खुश कर सकते हैं, भोले बाबा है, आपने कोई गलती भी करी तो भी आप शिव जी के माफी मांग लो, वो कहेंगे चल ठीक है, चल ठीक है ना। पर शनि पिछले कर्मों, आप नहीं शनि की दशा आई तो आप कर्म करने लग जाऊं, हाँ, है ना। तो शनि जो है वो जैसे नीच उच्च होता है, डेबिलेटेड एक्सॉल्टेड हॉरोस्कोप में, एक तो उस पर डिपेंड होता है आपका प्लैनेट, ओके जिस भाव में बैठा है वो भी। ओके। अब आप ये देखिए, नीच का प्लैनेट हो गया, लोग क्या कह देते हैं, भाई तेरा तो प्लैनेट ही नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, बुध नीच का हो गया, तेरा तो हो गया काम। ठीक है। आपको पता है नीच भंग राजयोग होता है। अच्छा, मोदी जी की पत्री में नीच भंग राजयोग है। मतलब उससे ऊपर तो, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है इंडिया में। नीच भंग राजयोग जिसका हो जाता है वो राजयोग में परिवर्तित हो जाता है और उसको कोई बीट नहीं कर सकता। एक टाइम पीरियड में उसको राजा बनाएगा ही बनाएगा। ओके। विपरीत ही राजयोग होते हैं। अच्छा, उसमें प्लैनेट खराब भी है, वो भी मतलब आपको अच्छा, खराब होते हुए भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। हाँ। तो मतलब ये कोई एक चीज नहीं है प्लैनेट का खराब होना और अच्छा होना। जैसे हमने शनि की बात करी, तो शनि तो कर्मदाता फल है। अगर आपके कर्म शुरू से अच्छे रहे हैं ना, शनि अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा देगा ही देगा। और बुरा बैठा हुआ है तो भी बुरा नहीं लर्निंग करेगा। देगा। अच्छा, तो लर्निंग देगा, ओके। हर तरीके की लर्निंग मिलेगी। बट सिर्फ शनि के नीच का होने से नहीं है, अगर आपको सही गाइडेंस, सही अपब्रिंगिंग, सही संस्कार, जैसे कहते हैं देश काल पात्र, आप किसी भी घर में जब जन्म लेते हो वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की चीजें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है। मैंने मंगल में राहु लोग भी शांत देखे हैं, और मंगल वाणी वाली जगह पे भी बैठ के पोलाइट देखा है। वो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत कभी गुस्सा कर सकता है, करेगा जरूर, पर वो क्योंकि उसका जुपिटर बहुत अच्छा है इसलिए उसका पता है उसको कि लॉजिकली करना है। बट जहां पर आपकी अपब्रिंगिंग, आपका देश काल पात्र, आपके पेरेंट्स के संस्कार, आपका खुद का फ्रेंड सर्कल, आपकी खुद की एजुकेशन, और आपने किस चीज से लर्निंग ली है या नहीं ली है, उस पर भी डिपेंड करता है। पर जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे बुरे, जो अच्छे हैं वो कहीं भी बुरे हो सकते हैं, जो बुरे हैं वो कहीं भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे शनि अगर आपका अच्छी पोजीशन पे भी बैठा है लेकिन आपके काम अच्छे नहीं है तो वो आई डोंट थिंक कि वो आपको अच्छा इफेक्ट देंगे। मेरे पास अभी कल ही आया किसी का कि शनि उच्च का है जी, उसका तुला लग्न में, लग्न तुला है और शनि उच्च का है, तो उसको परेशानी हो रही है। ओके। क्योंकि वो नीचे आएगा ही नहीं ना। उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल हो जा अपनी जॉब में, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख ले, पर वो अपने कर्मों को खराब कर रहा है। उसका पेट है उसको गाली दे रहा है क्योंकि उसका राहु में शनि आ गया। ओके। जैसे ही राहु में शनि आया, शनि उच्च का भी, आपने अगर डिसिप्लिन नहीं हुए, शनि डिसिप्लिन है। शनि की सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? शनि की साढ़े सती हो, शनि की दशा हो, राहु में शनि हो, सीधा जिम पहुंच जाओ। अच्छा, अपना डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। सीधा नहीं, उसमें भी फैक्ट है ना। क्या? लोहा और पसीना। हाँ, ठीक है। और जब जैसे योग है, योग क्या है? योग 5 एलिमेंट से बना चीज है, और जब 5 तत्व आपके एक्टिव हैं तो आप स्पिरिचुअल हो, आप काम हो। तो योगा इज द योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग इज मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। एक्सरसाइज तो मैम अभी मुझे लगता है पिछले 30-40 साल में बाबा रामदेव जी ने उसको बना दिया है। अदरवाइज योग ऑलवेज वाज अ स्पिरिचुअल जर्नी। यस, मेडिटेशन के लिए था, ना कि वर्कआउट तो हमने बना दिया उसको। रीजन एक तो जमीन पे बैठ के होता है, अर्थ एलिमेंट,
ठीक है। आप अर्थ एलिमेंट का, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कोई एक लेडी थी, उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो उसका ब्लड टेस्ट किया गया। जब वो सुबह उठी, ब्लड टेस्ट किया गया, और उसके जो ब्लड सेल्स थे वो बहुत अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे थे, बिकॉज उनमें शुगर लेवल आई था। देन डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि आप आधा घंटा घास पे वॉक करके आओ, नंगे पैर। वो लेडी जो है, वो अपने पोते के साथ आई थी, उसने आधा घंटा वॉक किया, उसके बाद उसका जो ब्लड टेस्ट किया, उसमें उसके ब्लड सेल्स बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। अर्थ एलिमेंट, बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा आप जमीन पे बैठ के योगा करते हो, फिर जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो या आप प्राणायाम करते हो तो वायु का प्रयोग होता है जी, एक एलिमेंट। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो आपका वो स्वेटिंग होता है, जल एलिमेंट। और हमेशा ज्यादातर योगा ओपन में करने की सलाह दी जाती है। स्पेस। अग्नि क्या है? हीट जो बॉडी पैदा करेगी। पांचों एलिमेंट एक्टिव हो गए जी। अगर योगा से, वर्कआउट से आपके पांचों एलिमेंट एक्टिव हो रहे हैं तो आपको कहाँ कोई बीमारी होनी है। और दूसरा रूट चक्रा क्या है? अगर आपका रूट चक्रा सही है तो आपका क्राउन चक्रा भी सही है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे, आपका सारा वेस्टेज सिस्टम अच्छा रहेगा, बिल्कुल, तो आप काम रहोगे, स्लीप डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो जमीन पे बैठना इज द रेमेडी ओनली, छोटी सी, कि आपका रूट चक्रा एक्टिव होता है। अगर 30 मिनट भी बैठ जाओ, 10 मिनट भी बैठ जाओ डेली रूटीन में। पहले क्यों लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे? हाँ, उनको अर्थ एलिमेंट मिलता। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में, जब भी शनि की 7.5 चलती है, जब भी शनि की दशा चलती है, सीधा डिसिप्लिन वर्कआउट में कर दो। अगर आपका लग्नेश शनि है, अगर आपके लग्न में बैठा है, आपके कहीं भी बैठा है, शनि की सबसे फास्ट रेमेडी फर्स्ट कि आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, वॉक करो अपने शरीर को। क्यों? रीजन, शनि पेन का कारक माना गया है ना, स्लो कारक माना गया है, पेन का, हार्डवर्क का कारक माना गया है। ठीक है। राहु साथ में जुड़ जाए तो और इश्यूज है कि वो कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर करता कुछ नहीं है, क्योंकि बिस्तर से उठ नहीं सकता, लेजी हो जाता है जी। अब हमने उसी को रेमेडी में बदल दिया कि अगर आप सुबह उठ के डिसिप्लिन होके जिम जाते हो, या आप वॉक करते हो, या आप इस तरह घास पे चलते हो, उस एनवायरनमेंट में नहीं रहते हो, तो शनि ठीक होने लग जाता है। क्योंकि उसने पेन देना है और वो पेन आपने खुद ले लिया। उसको अपने लिए बेनिफिशियल बना लिया। दिस इज डाइवर्जन। मतलब कोई भी प्लैनेट, सिर्फ शनि नहीं, कोई भी प्लैनेट, जैसे मैंने अभी आपको वीनस का बताया कि उसको हमने मॉडलिंग में, ग्लैमर दुनिया में डाल दिया, वो इन सब चीजों से दूर होके उसमें चला गया। तो एनर्जी को डाइवर्ट करना, बिल्कुल, है ना, और हर प्लैनेट की एनर्जी, जब भी प्लैनेट खराब होता है या दशा खराब चलती है, उसको डाइवर्ट कर दो कहीं किसी अच्छी चीज में। जैसे मैं देखती हूँ आजकल, आप देखते हो कि बच्चों में कितनी हाइपर एनर्जी है। हाँ, है ना। आज एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है। बिल्कुल। हर जनरेशन में जो बच्चा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? यार हमारे बच्चे तो बड़े अच्छे थे। ये तो भैया, पहले एक माँ के 10 बच्चे होते थे, 10 संभल जाते थे। अब एक माँ से एक बच्चा नहीं संभलता। भाई जब हम होते थे तब हमारे पेरेंट्स ही बोलते थे, अब हम आगे अपने बच्चों को बोलते हैं, हमारे बच्चों के लिए वो भी फिर भी यही बोलेंगे। अब चैनलाइज करना एनर्जीज को। अगर आपका बच्चे में हाइपर एनर्जी है, उसका मंगल बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका राहु बहुत अच्छा है, लग्न में बैठ गया, उसका दिमाग चलता रहेगा कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है, वो जिद्दी भी होगा, स्टबन भी होगा। अब आपने उसकी एनर्जी को, आजकल क्या है, सब एक्टिविटीज में डालते ही हैं, कोई स्पोर्ट्स में डाल रहा है, कोई म्यूजिक में डाल रहा है। अगर आपको लग रहा है, एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइडेंस देता है। मैं तो कहती हूँ जब बच्चा बर्थ लेता है बिल्कुल नॉलेज लो, उतनी लो, ये नहीं कि उसकी शादी तक पहुंच जाओ, पहले उसकी स्टडी तक पहुंचो। अब आप डॉक्टर हो, आपका बच्चा, आपको लगेगा ये डॉक्टर बनना चाहिए, जबकि बच्चे का वीनस और मरकरी अच्छा है। तो अगर आपने पहले से नॉलेज ले ली तो आप उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाओगे ना, बिल्कुल, आप उसको शुरू से एक्टिविटीज में डालोगे। एस्ट्रोलॉजी वहां काम करती है। पर लेकिन मैम ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी तो मिलने आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गए ना। आजकल वो तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे। आजकल प्रॉब्लम ये है कि सबको एस्ट्रोलॉजी आती है और किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती।
और क्लाइंट भी इन्वॉल्व है, फुल इन्वॉल्व है। हाँ, आप यूट्यूब देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो। आप देखिए ना, हमारे जो पॉडकास्ट है एस्ट्रोलॉजी वाले कितना चलते हैं, लोगों को देखना, चलते हैं। जानना बहुत अच्छी पसंद है। बात, मैं तो कह रही हूँ अच्छी और बुरी। देखो हर चीज के लिए वो होते हैं ना, पॉन्स और कॉन्स होते हैं। जी। तो यही चीज है, अब आपको यही तो डिसाइड करना है, यही तो चैलेंज है आजकल के ऑडियंस के लिए कह लो, या आजकल के क्लाइंट्स के लिए कह लो, जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को, मुझे लगता है पॉडकास्ट या इंस्टा या सोशल मीडिया इज बेस्ट थिंग। बिल्कुल। आप किससे कनेक्ट हो पा रहे हो, किसकी बात से कनेक्ट हो पा रहे हो, जाओ। पर उससे ज्यादा मुझे लगता है मॉरल ड्यूटीज एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर जा करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये ना दुख का गेम मत बनाइए। किसी की प्रॉब्लम को अपना कमाई करने का जरिया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप किसी का पहले तो दुख सुन रहे हो, वो बहुत बड़ा काम है जी। आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज लेते हो। आपको ईश्वर ने एक पावर दी है, कुछ हम अपनी पावर्स को इनहेंस करते हैं, वैसे हर इंसान में होती है इंट्यूशन पावर्स। कईयों में आप नॉर्मल इंसान में भी देख लोगे, हर इंसान की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। बिल्कुल। और अच्छी बुरी सब में है, ठीक है। तो अगर आपको एक पावर दे दी है, एक नॉलेज की पावर दे दी है, आपको भगवान ने उस जगह बिठाया है जहां आप किसी का दुख सुन रहे हो और उसकी एनर्जी से खुद को क्लींस करके उसको पॉजिटिविटी दे रहे हो, उसको रेमेडीज दे रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो ऑलरेडी। बट उसको कमर्शियलाइज आप जितना बनाते जाओगे, आपसे अगर क्लाइंट ही दुखी होकर चला जाएगा जी, तो फिर आपके काम का कहीं ना कहीं आपका शनि, आपका कर्म भी तो इफेक्ट होगा। मेरे हिसाब कई इसमें एक होता है, जैसे कई डॉक्टर्स होते हैं, वो दवाई ऐसे देते हैं मरीज 2 हफ्ते तक ठीक ही ना हो, वो धीरे 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 उससे बिल काटते रहते हैं। वही आई थिंक एस्ट्रोलॉजर का भी वो होता है कि उसको धीरे धीरे कम करो, थोड़ा सा पैसा बनता रहना चाहिए। जैसे कि मैं ये बोलती हूँ कि सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या है मैम? आपकी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आना, वो है सबसे बड़ी पूजा। बाकी सब नियम है जी। और आपकी वजह से किसी का एक आंसू भी आ गया तो उसको पे करना आपको नहीं पता कहाँ करना पड़ेगा। तो अगर आप एक मॉरल ड्यूटी के साथ किसी नॉलेजेबल प्रोफेशन में आए हैं और आपको ये काम दिया है उस ईश्वर ने, आपने खुद से वो काम लिया है कि उसके आंसू पहुंच सको, इससे ज्यादा नोबल काम कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है वैसे अगर मैं देखूं तो। बहुत नोबल प्रोफेशन है और रोज एक नई स्टोरी है जी। आप कितना सीखते हो और उस प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं देखती हूँ कि हॉरोस्कोप में किसी का एक प्लैनेट थोड़ा सा खराब होता है और इंसान इतना परेशान होता है। क्यों? क्योंकि कई जगह से गाइडेंस सही नहीं मिली होती, उसका थॉट प्रोसेस, उसका ऑरा वही होता रहता है, कुछ एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो उसको हम रेमेडीज देते हैं, उपाय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने हायर स्टडी करनी है, उसका टाइम पीरियड खराब चल रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए जा रहा है, अब वो कह रहा है मैं तो आईएएस बनूंगा, है ना। जबकि हम उसको क्या कहते हैं, क्योंकि आईएएस नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं उसको बोलूंगी तू ठीक है आईएएस की प्रैक्टिस कर, बट उसके साथ साथ बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या वो है, वो मुझे दिख रहा है कि डिफेंस में या पुलिस में तू जा सकता है, तू आईएएस नहीं बन सकता। ये नहीं बोलना कि आईएएस नहीं बन सकता, उसको थोड़ी डाइवर्ट करो। ओके, जैसे आपने बोला कि एनर्जी को डाइवर्ट करना जरूरी है। बन सकता है वो अगर थोड़े एफर्ट डालेगा, पर वो पीरियड भी बताओ। प्रिडिक्शन तो वही है बिल्कुल कि आपका 2 साल में बनेगा या 3 साल में बनेगा। तू अपने वो होते हैं ना, उसमें तो लिमिटेशन होती है आईएएस बनने के लिए, तो अपने वेस्ट मत कर, तू 2 साल बाद ट्राई करियो। 2 साल बाद ट्राई करियो, नहीं तो बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना। सर्वाइवल के लिए 10 साल अगर आईएएस में लगा दिए, जबकि उतना ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं बने हुए, दशा अच्छी नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? ठीक है ना। तो यही सेम चीजें ये हैं कि जैसे कि वही है कि उसके एनर्जीज को हम डाइवर्ट अगर कर देते हैं या हम उसको और ऑप्शंस दे देते हैं, क्योंकि उसके प्लैनेट्स हमको वो दिखा रहे होते हैं, उसके साथ साथ उसको उपाय दे देते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए ये करना है, आपको अपनी एक क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो रही, फोकस नहीं हो रहा किसी चीज में, और आपको ये नहीं पता कि आप इस वाली चीज में जा पाओगे। अब मेडिकल है, आपको पता है कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना हार्ड हो गया है, और हर
माँ बाप का आज भी वही सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बिल्कुल। जबकि प्रोफेशन की लिस्ट है आजकल जी। कि आप और बेटर भी कर सकते हो हर जगह। तो उसको सही गाइडेंस देना, तो उसको सही तरीके से चैनलाइज करना, वो एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी होनी चाहिए, अगर आप देख पा रहे हो। ओके। सबसे पहले तो आपकी नॉलेज है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स को जरिया बनाया गया है इन सब चीजों का, उसको अच्छे से उस दुख तकलीफ को दूर करना सबसे पहले, और जो उपाय हैं उनको सही तरीके से देना, ताकि वो अपनी एनर्जीज को यूज सही ढंग से चैनलाइज कर से। तो आप देखोगे सक्सेस मिलेगी। किसी को बहुत ज्यादा मिलती है और आपका ट्रस्ट वर्क करता है। अब आप आ तो गए, आपको उपाय बताया किसी ने कि भाई सूर्य को जल दो, या आप ये स्टोन पहन लो, ठीक है, या आप ये मंत्र कर लो, पर आप जाते हुए भी ये सोच रहे हो और डाउट कर रहे हो कि काम करेगा नहीं काम करेगा नहीं करेगा, वहीं ड्रॉप हो जाती है एनर्जी। अच्छा। अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जिस पे ट्रस्ट है, उसको आंख बंद करके ट्रस्ट करो, मैं तो ये बोलूंगी। ओके। ठीक है, अगर वो डरा रहा है तो ठीक है, आप जैसे सेकंड ओपिनियन लेते हो डॉक्टर से कि मैं एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लूं, इसने तो ये बोल दिया, क्या पता वो सही बोल रहा हो बेचारा कि भाई ये तेरी कुंडली में मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर कुछ खराब चीज होने वाली है तो ऑब्वियसली, अगर वो बोलेगा नहीं आगे जाके तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो आदमी डरेगा, लेकिन उसमें उसको दिख ही ये रहा है, तो वो उसके अलावा क्या नहीं, बताएगा? देखो जो दिख रहा है इसमें भी एक चीज है, आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड जब काम करता है, आपने किसी को ये बोल दिया कि तेरा एक्सीडेंट होगा, आपको पता है वो व्हीकल चलाते हुए सोचता रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी, हम तो एनर्जीज पे वर्क करते हैं, मैनिफेस्टेशन पे वर्क करते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बोलोगे जरूर, एस्ट्रोलॉजर झूठ नहीं बोल सकता, आप बोलोगे उसको, बट आप उसको ये बोलोगे दिस इज पॉसिबिलिटी, तो तू पहले उसको प्रोटेक्शन लेयर दे दो। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांजिट में ये योग आ रहा है, सबसे पहले प्रोटेक्शन लेयर क्या होती है कि उसको टू व्हीलर नहीं चलाना, अगर टीनेजर या कुछ है तो उसको बाइक नहीं लेके देनी। पेरेंट्स मेरे पास आए, मैं बच्चे को बाइक ले दूं, मैं देख रही हूँ उसका मंगल का ये ट्रांजिट आ रहा है और उसके तो टू व्हीलर से बचे, फोर व्हीलर ही लेकर देना, चाहे 2 साल बाद लेकर देना। दूसरी चीज, इतने उपाय हैं जिससे एक्सीडेंट हमने ये देखा है, कहा है तो हुआ है। ओके। मेरी मम्मी मुझे आज तक, अब मेरी 43 एज हो गई, मुझे आज तक मना कर दी, नहीं बाइक पे नहीं बैठना। क्यों होता है? जो मंगल के कॉम्बिनेशन है, कुछ भी चीजें हैं उसमें शुक्र का कॉम्बिनेशन है, होते हैं एक्सीडेंट, किसी के ज्यादा किसी के कम, बट अगर आपने प्रिकॉशन लिया है, अगर टू व्हीलर चला रहे हो स्लो स्पीड में और हेलमेट डाल के चला रहे हो, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज क्या है? इट्स लाइक प्रोटेक्शन, बिल्कुल अम्ब्रेला की होनी नहीं टाल सकता, ना मैं ना कोई और, डेस्टिनी कोई नहीं टाल सकता। आप अपने कर्मों से, आप उपाय से, रेमेडीज से आप उसके इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हो कि सिर्फ छींटे आएंगे, गीले नहीं होगे। ओके। पर मैम मुझे इसमें एक चीज ये थोड़ा सा ना डेस्टिनी वर्सेस कर्मा वाला मुझे लॉजिक आप समझाना, कि एक तो मैं कर्म प्रारब्ध से अपने लेके आया हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से मेरा चार्ट बन गया। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि यार तेरा ना आगे जाके एक्सीडेंट होने वाला है, ये मेरे डेस्टिनी में है, ये इट्स पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी। आपने मुझे बताया कि यार तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तू ना बाइक मत चलाइयो। अब मैं, जो मेरी डेस्टिनी थी वो मेरी नहीं होगी पूरी, जो मेरा एक्सीडेंट होना था वो मेरी डेस्टिनी का पार्ट था। तो ये तो आप फिर भगवान का तो वही खत्म हो गया, रोल ही जो उसने लिखा था, जो ब्रह्मा जी ने हमारी डेस्टिनी लिखी थी, वो रोल तो खत्म हो गया। अब ये रेमेडी से मेरे क्या कहते हैं कर्मा, जो मेरे पुराने जो प्रारब्ध के कर्मा थे, जो पिछले जन्मों के कर्म थे, वो भी कट गए, मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो फिर तो इसमें डेस्टिनी ज़्यादा पावरफुल है, हमारे कर्म ज़्यादा पावरफुल है, या एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी ज़्यादा पावरफुल है? मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जी। पहली, बिल्कुल अपने कर्मों से आप डेस्टिनी नहीं बदल सकते। अच्छा। बट आप डेस्टिनी में होने वाली चीज़ें, अच्छी या बुरी, उसकी परसेंटेज को बढ़ा या लेस कर सकते हो। ओके। जैसे एक्सीडेंट होना है, आपको प्रिकॉशन ये दे दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और आप अपना एक रेड कलावा राइट हैंड में बांधेंगे, तो एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। या आप कोई भी ऐसा मंत्र करेंगे और गाड़ी जो है वो आप 4 व्हीलर चलाएंगे,
तो आप देखिएगा कि उस पीरियड में जरूर वो इशू आएगा एक्सीडेंट होगा, जिसमें डेंट पड़ेगा गाड़ी पर, ठीक है, या आपकी खड़ी गाड़ी पर भी कोई मार जाएगा, होगा जरूर। दिस इज फैक्ट। अब जैसे मान लो एक बच्चा डिप्रेशन में, ठीक है, क्योंकि उसका होम टाउन में रहना नहीं लिखा, बिल्कुल, ना वो पढ़ रहा है ना वो कुछ कर रहा है, करोड़पति माँ बाप का इकलौता लड़का है, ओके, उनका बिजनेस चल रहा है और वो कह रहा है मुझे बिजनेस में नहीं आना, और अंधेरे कमरे में जाके बैठ गया है। अच्छा, बट वो कह रहे हैं, वो स्टबन है कि हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, पर उसको उस घर में रहने की अलाउ ही नहीं है, उसका प्रारब्ध ही नहीं है अपने होम टाउन में रहना, अच्छा, अपने बर्थ प्लेस पर रहना। तो वो उसकी डेस्टिनी है। कुछ साल बाद वो बाहर भेजो और वो वापस आएगा, फिर तुम्हारा बिजनेस संभालेगा। ये जानना पहचानना ये बहुत जरूरी है। तो प्रारब्ध से आप लेकर आए हो ना कर्म, उसको तकलीफ होनी है, सब लग्जरी उसके सामने है, पर वो डार्क कमरे में बैठा है, ओके, अल्कोहल ले रहा है, स्मोक कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है, और माँ बाप परेशान है, कभी एक एस्ट्रोलॉजर को कभी दूसरे, कि इसकी बुद्धि चेंज कर दो। अच्छा, नहीं हो सकती। मेरे पास ये पर्सनल मतलब मुद्दा आया हुआ है। तो मैंने उनको ये बोला, आप इसको अपने होम टाउन से दूर भेजो, अब्रॉड भेज दो, इस पीरियड में भेज दो, नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी समझाने के लिए आपको बताना पड़ता है, फैक्ट ऑफ लाइफ। उस इंसान को ना बताकर, भाई बच्चा है, उसके दिमाग में पहले ही सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको बोलो कि तू तो कर सकता है, नहीं। जो आपके आसपास का माहौल है, जो आपके सपोर्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर काम करो कि वो आपको जो है वो समझे इस चीज को जी। अगर पेरेंट्स ने समझ लिया, तुम कोई जना साथ में चला जाओ ना उसके साथ, हाँ। उसका प्रॉब्लम है कुछ सही टाइम एक साल का कोई कोर्स, अगर आप एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस ले रहे हो, मैं आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजर के पास कौन पहुंचता है, अगर रियल एस्ट्रोलॉजर या मतलब सही तरीके से एस्ट्रोलॉजर जिसका सुधार होना होता है। अच्छा, वो भी किस्मत है, वो भी किस्मत है, किस्मत है और कर्म है। आप कर्म की बात कर रहे हो ना, वो कर्म है, किस्मत तो लिखी है। अगर आपको पता है कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं उनको पता है क्या बोलती हूँ कि मैं हूं जरिया मात्री, वो ईश्वरी है, सुपर पावर। मेरे पास तुम बैठे हो, ये तुम्हारा कर्म और किस्मत का खेल है, ओके, क्योंकि तुम्हारा सुधार होना है और क्रेडिट मुझे मिलना है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी तो प्रारब्ध है, मेरा भी तो एफर्ट है, मेरा भी तो कर्मा है, बिल्कुल। और जब उसकी हंसी और उसका सॉल्यूशन का फोन आता है कि हमारा ये काम हो गया, वो है असली कमाई। अच्छा, उससे जो आपकी एनर्जी इनहेंस होती है, आप ईश्वर से, कौन ईश्वर से ब्लेस नहीं होना चाहता? आजकल तो एफर्मेशंस कहते हैं ना कि ये बोलो, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। कर्म ही करते हैं, बोलने से क्या। वो तो मैम पहले भी आई थिंक ये अब नया एक वर्ड आ गया है, एफर्मेशंस। तो पहले भी हम लोगों को यही सिखाया जाता था बचपन में कि भाई कोई भी चीज़ तुम नहीं कर रहे हो, वो भगवान ही तुम्हें दे रहा है, उसका थैंक यू बोलो कि तुमको वो चीज़ मिल गई। आप सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आज भी मुझे याद है, खाना सामने आता था, पहले हाथ जोड़ते थे जी, कि आज के दिन उस ईश्वर ने हमको ये रोटी खाने को हमको मिली। बिल्कुल, वो ग्रेटिट्यूड है जी। सुबह उठते थे, अपने माँ बाप के पैर छूते थे, भाई पिता के पैर छू लिए, उनसे 4 बातें कर ली, सूर्य ठीक हो गया। माँ के छू लिए, माँ को कुछ अच्छी बातें इमोशनल कर दी, माँ खुश हो गई। बट आजकल क्या आपको लगता है कि चलो माँ बाप को तो फिर भी मैं कह रही हूँ कि किसी हद तक बच्चे हैं, नहीं बनती अलग बात है, बट इमोशंस तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर भाई हैं, बहनें हैं, बुध है, बुआ है, ठीक है, भाई मंगल है, भाई बहन मंगल है, या बृहस्पति है बड़ा भाई, बनती है नहीं। अगर नहीं बन रही है तो उपाय करने ही पड़ेंगे ना। मुझे लगता है कि जैसे पहले सब लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और सबके रिश्ते अच्छे ही होते थे, ऑब्वियसली थोड़े बहुत झगड़े तो चलते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे की सुख में दुख में साथ रहते। तो ये जैसे आपने रिश्तों में बताया कि भाई ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, तो सबके साथ रिश्ते अच्छे होते थे, तो प्लेनेट्स अपने आप अच्छे हो जाते थे। बिल्कुल, पर आजकल कितना मुश्किल है। पहले तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दूसरा ज्वाइंट फैमिली भी आजकल उस बेस्ड नहीं रह गई हैं जो पहले थी। सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है। क्या हस्बैंड वाइफ वही रह गए हैं? नहीं,
ठीक है ना। पहले तो अगर बड़ा भाई ने घर में कुछ बोल दिया तो छोटे भाई की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उसको मना कर दे या नकार दे कि नहीं ये नहीं होगा। देखो, अगर हम लाइफ के साथ या जिंदगी के साथ या जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ चेंज नहीं होंगे, अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज नहीं करेंगे, तो आप कभी सुकून फील नहीं कर सकते, रिलीफ नहीं मिल सकता। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको कई बार चेंज करना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी नेचर, आपकी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। उपाय इज द सपोर्टिव सिस्टम, रेमेडीज इज द सपोर्टिव सिस्टम फॉर श्योर, कि उससे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ता है। क्यों? वही थॉट प्रोसेस काम करता है, वो ऑल इज वेल वाला है, ऑल इज वेल कि सब ठीक होगा। तो ये कुछ ज्यादा साइकोलॉजिकल भी होता है मैम, कि मैंने ये रेमेडी करी है, अब इस चीज का मुझे इफेक्ट मिलेगा। Yes. और मेरा माइंड चेंज होने लगता है। यस, मैंने क्या बोला, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपने मुझे अपनी पत्री दिखाई, मैंने उसमें अच्छी और बुरी जो भी चीजें हैं, प्रिवेंशंस बताई, रेमेडीज बताई। आप जैसे ही मेरे पास से जाते हो, आप पॉजिटिव होकर जाते हो कि अब मेरा सब कुछ अच्छा होगा। मुझे पता चल गया कि कैसे अच्छा करना है। वर्किंग। 21 दिन में ही आप मैंने जो रेमेडीज दी हैं आज तक, मैंने अभी मेरे से पूछ रहे थे, कबीर जी भी पूछ रहे थे मेरे से कि रेमेडीज का क्या है, तो मैंने ये बोला कि मतलब कब तक असर करती हैं। मैंने कहा अगर सही तरीके से, दिल से करे जाए, नहीं सही तरीके से पहले रेमेडीज बताई गई हो, ओके, जेन्युइन, चाहे वो स्टोन रेमेडी है, चाहे वो मंत्र रेमेडी है, चाहे वो रिचुअल रेमेडी है, चाहे मैं कह रही हूँ कोई टोटका भी क्यों नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोलॉजर की कि सही तरीके से बताई गई है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लाइंट की जिसने वो रेमेडी करनी है, जो पूछने आया है, जिसने जो सचमुच दुख तकलीफ से है, तो उसका रिजल्ट विद इन 15 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 3 months में आपको दिखता है और मिलता है। अच्छा, दिस इज प्रूव्ड। ओके। तो मैम एक बात बताइए, रेमेडीज ज्यादा पावरफुल होती हैं कर्म? क्या मैं रेमेडीज नहीं भी करता चलो, पर लेकिन मैं अपने कर्म इतने पावरफुल कर लेता हूँ कि भाई, जैसे आपने बोला भाई कई कुंडली है जिसमें उसमें लिखा है कि IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे तो बनना ही बनना है। मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं उन प्लैनेट्स के अगेंस्ट जाके IAS ऑफिसर बन जाऊँ, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, IAS ऑफिसर की तो अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो किसी भी चीज के लिए, यस, अगर मैं वो चीज आपको बोलूं कि वाकई में अगर कर्म आपने समझ लिया, मैं कहती हूँ आपने हॉरोस्कोप भी समझ लिया। मेरे पास आते हैं क्लाइंट जो बैठते ही बोलते हैं हम कोई उपाय नहीं करेंगे। अच्छा, आप, मैं नॉलेज लेने आया हूँ क्योंकि उसने बताया है, ओके, रेफर से आया हूँ। मैं मानता नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी को, बट मुझे पूछना है, मुझे देखना, मुझे भी चैलेंज करने आते हैं ना। अच्छा। और बहुत मजा आता है क्योंकि जब वो मेरे पास से उठ के जाएगा ना, वो जो मेरा क्लाइंट बन के जाता है, जो वो उसको मैं से, क्योंकि जो इन्वॉल्व होके आ रहे हैं ना ऑलरेडी, तो मुझे तो सिर्फ समझाना है उनको और बताना है। जो नेगेटिव फेस से आ रहा है, आपको रॉन्ग प्रूव करने आया है, वो तो चलो एक सेकेंडरी चीज होगी। मुझे मजा ये आता है कि वो सचमुच रेमेडी नहीं करना चाहता, तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो, मैं उसको फिर भी रिलीफ दे सकूं उसकी प्रॉब्लम का। जब वो उठे तो बिलीव करके जाए, ना कि नॉन बिलीवर ही जाए। वो आज भी मेरा बहुत अच्छे क्लाइंट है, ओके, जो ना करके बैठे थे। अच्छा, क्योंकि मेरा चैलेंज भी तो वही है ना जी। तो वो जो है, वो इंसान के अंदर की जो आपका, मैंने बोला ना, एक बिलीफ सिस्टम है, एक कॉन्शियसनेस है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ये 2 माइंड होते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन जैसे होता है तो सब कॉन्शियस से होता है। अगर आप जरा भी कॉन्शियस लाते हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम चीज ये है कि अगर उस इंसान के सब कॉन्शियस माइंड में मैं उसकी रोजमर्रा की चीजों को ही सुधार दूंगी और वो उसको बड़े ही अच्छे, अब मैं बोलूं कि गुस्सा नहीं करना, वही गुस्सा तो आता है, कैसे नहीं करूंगा। अब मैं बोलूंगी शनि की जो मेरे लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, एक तो मैंने आपको जिम वाली बताई, मेरे लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है जिसमें आप कभी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करते हो। ओके। अपना जितना भी ये लेबर क्लास है, आपकी मेड है, वॉचमैन है, गार्ड है, रिक्शा वाला है, जो मेहनत करके कमा रहा है, वो सब शनि के अंडर में आते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर वो आपसे खुश है, आपको पता है अगर आपका एम्प्लॉय खुश है या आपका ऑफिस में काम करता हुआ पियून खुश है, क्योंकि वो ही फाइल इधर से उधर करता है, बिल्कुल, तो वो आपकी नेचर भी इधर से उधर करता है जी। वो एनर्जी भी इधर से उधर करता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसको घर पे बिठा लो, उससे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना,
उसको अगर आप चाहते हो कि आपका शनि अच्छा हो तो आप उसको, उस लेबर क्लास को अगर आप कुछ खिलाते हो, ये तो उपाय नहीं है, ये तो अपना सुकून है। किसी को भी कुछ खिलाना पिलाना, वो आप अगर, अब वही बात होगी डर का व्यापार। आपने ये कह दिया कि शनि तेरा ठीक होगा तो लेबर क्लास को खाना खिला दें, तो आप डर के मारे खिला रहे हो, है ना। अब यही आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि वो बड़े सॉफ्ट तरीके से किसी को कुछ बोलते हैं, बिल्कुल। या आपकी मेड आती है तो उसको वो दूध पिलाते हैं, खाना देते हैं, चाय बनाते हैं, बिल्कुल। तो आप अपने शनि को ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं, तो आप ये रिचुअल्स करो। मेरे घर में तो अभी भी जो सुबह काम वाली आती है तो हमें चाहे मिले ना मिले, मम्मी उसको तो बना के दे देती है। दिस इज कर्मा। तो ये रेमेडी हुई ना जी, ये भी रेमेडी है। मैंने वो बोला जिम जाना, आपका हेल्थ ठीक हो रहा है। अगर मान लो उसको मुझे देखा, वो कहेगा मैं रेमेडी नहीं करता। मेरे पास हजारों रेमेडीज ऐसी हैं जिसमें कोई ऐसी रेमेडी नहीं करनी पड़ती। तू यहाँ ये रख, तू वहां वो रख। तुम अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लो, तुम लोगों के साथ बर्ताव चेंज कर लो, तुम अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, तुम्हारा शुक्र ठीक है। तो कर्म सबसे बड़ी रेमेडी है। कर्म सबसे बड़ी रेमेडी है। पर डेस्टिनी और कर्म, दिस इज एंडलेस डिबेट। बिल्कुल। कि दोनों क्या है, इसलिए दोनों पैरेलल हैं। अच्छा। जो किस्मत में लिखा है, अगर 2 लाख का फायदा लिखा है कर्मों से और रेमेडीज से, आप उसको 20 लाख कर सकते हैं। अच्छा। अगर 20 लाख का नुकसान लिखा है तो आप उसको 2 लाख कर सकते हो। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। आपका ये बता दिया कि आपको ये हेल्थ इशू आने वाला है, ठीक है। अब रोजमर्रा के क्लाइंट हैं, आपको पूछेंगे कि भाई बता दो, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है, आपने उनको कुछ करके दिखाया है, सिर्फ रेमेडी नहीं दी है, तो वो आपसे जरूर पूछेंगे। और दिख रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम पैरों की, अभी रेट्रोग्रेड हुए शनि, हाँ, सबको, किसी को पैरों की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम, अननेसेसरी प्रॉब्लम, जिम वाले के पैर पे डंबल गिर गया, राइट, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उनको यही बोलोगे ना कि इस पीरियड में ये चीज होगी, थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा संभल के चलो। इस तरीके से उसमें हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके की ये उपाय कर लो, कुछ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेट करो चीजों को। अगर मान लो आपके पैरों में तकलीफ है तो ये टेम्परेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर्स के पास जाके खूब सारी चीजें करने लग जाओ। सप्लीमेंट्स ले लो, कोई डेफिशिएंसी आने वाली है। ओके। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चीजों को उस तरीके से दूर कर सकते हो। और अगर किसी को इंस्टेंट फायदे चाहिए, चीजें चाहिए, तो नेचुरली उसको बड़े उपाय भी करने पड़ेंगे। अच्छा, इंस्टेंट फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे एक आधा कुछ, अगर मैं पैसे के लिए आपसे पूछूं, सबसे बड़ी आजकल तो वैसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैसा है। पैसे से आई थिंक 99% लोगों की, हर चीज में पैसे अगर आपके जेब में है तो 99% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। वो कि बाकी देखो, ये तो अपना डिबेट है कि यार पैसे से सब कुछ नहीं होता, पर मुझे लगता है आज के टाइम में पैसे से सब कुछ हो सकता है। देखिए, मेरी ना हर रेमेडी में कंडीशंस आती हैं। ओके। मेरे पास रेमेडी बहुत सारी है, मैं रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ। ओके। पर मेरे पास कंडीशंस पहले हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है। अच्छा। पहले ये कहना सीखो, माइंडसेट चेंज करो पहले तो। पहले माइंडसेट चेंज करो कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव मनी, जितनी है पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो, फर्स्ट। सेकेंड चीज, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, मान लो आपको शुक्र ने पैसा देना है, शुक्र की रेमेडी करो। अगर आपको कोई जेमस्टोन पहनना है, शुक्र बीज मंत्र पढ़ना है, लक्ष्मी माँ को खुश करना है, लक्ष्मी जी की आरती करो। आप अपने घर में कुछ ऐसी चीजें रखो जैसे जो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती हैं। आपने तिजोरी बनानी बहुत जरूरी है। अच्छा। आप सेफ रखो, पैसे की एक जगह बनाओ। पहले घरों में होता था, अलमारी में जो लोहे की अलमारी होती थी उसके अंदर एक लॉकर होता था, उस पे रेड कलर का कपड़ा बिछाया जाता था उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर हम लोग चांदी के सिक्के और ये सब रखते थे, वो दिवाली पे निकाला करते थे, उनको चार्ज किया करते थे। जी। वही सिस्टम है। आप एक सेफ रखो, साउथ डायरेक्शन में रखो, क्योंकि साउथ हमारा मनी का जैसे बढ़ाने का एक डायरेक्शन है, उसमें रखो। और अपनी तिजोरी को अच्छे से क्लीन, उसके आसपास का एरिया क्लीन करो। आपकी एनर्जीज वर्क करनी है, पैसा ला के रखो। पैसे के लिए उसके अंदर मिरर लगाओ,
जितने आप मिरर लगाओगे वो पैसा बढ़ने के लिए, मिरर इज द रिफ्लेक्शन जो एक्सपेंड करता है। तो आपने थोड़ा पैसा भी रखा, वो आसपास मिरर फिक्स हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें लगाओ, उसमें पैसा रखो, और उसमें पैसा मनी फ्लो भी रहे, उसके लिए सिल्वर रखना है, चांदी के सिक्के रखो, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा रखो। फिर उसमें नेगेटिविटी ना आए। आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लोगों को दिख रहा है, नजर लग रही है, तो उसमें एक पोटली बना के रखो। अच्छी रेमेडी है, प्रूव्ड रेमेडी है। okay. 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, एकांशी नारियल, हल्दी के 5 टुकड़े, और आप उसमें कोई भी डॉलर रख दो। अच्छा। कोई भी आप सिक्के रख दो। okay. आप वो 5 चीजें ये रखो, दिवाली पे पूजा करो, शुक्रवार के दिन पूजा करके। तो डॉलर क्यों मैम, हमारा इंडियन रुपी नहीं चलेगा? मतलब आपकी इच्छा है। अच्छा। क्योंकि आजकल डॉलर्स में चाहिए सबको। मैं तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से बताती हूँ रेमेडी। ठीक है, जैसे आजकल की जनरेशन के हिसाब से एक तो होगी मनी की रेमेडी। ठीक है, अब पैसा तो आ गया, सुख सुविधा नहीं है, मतलब एक रिलेशनशिप इश्यूज जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, आजकल तो अगर आप एप्स पे देखो तो मुझे लगता है कि सब लोगों को बस यही जानना है, मुझे पति कब मिलेगा, पति मिल गया है तो उसके साथ रिलेशनशिप कब ठीक होगा। उससे ज्यादा भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कि उसने ब्लॉक क्यों कर दिया। और इसके लिए भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल कर रहे हैं, मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, वो ब्लॉक कब हटाएगा, वो मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा। इन सब चीजों के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर। और आप मानोगे जो डेट दे दी ना उसको, अगर उस पे नहीं आया तो उस पे आता है पहले तो। अच्छा, क्यों? आपने तो देखिए एप्स जितनी भी चल रही हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के साथ जो कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ हद तक सही काम कर रहे हैं। ओके। कुछ हद तक तो ठीक है, व्यापार है, वो तो हर जगह हर चीज का व्यापार है, एजुकेशन में हो गया, डॉक्टर में हो गया, सब जगह। बट क्योंकि वहां सुन रहे हैं लोग, एस्ट्रोलॉजर का गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है, तो उसको पहले तो उसने वेंट आउट की अपनी एनर्जीज। आपने देखा, चाहे आपने टैरो से देखा, चाहे आपने वैदिक से देखा, कि भैया इसका तो ब्रेकअप है। अब आप उसको उसी तरीके से गाइड करोगे। ओके। बट जब आपने दोनों की एनर्जीज चेक करी, दोनों के प्लैनेट चेक करे, तो टेम्परेरी फेज आपको पता लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, अच्छा, वो पॉसिबिलिटी सामने है। वाले की कुंडली भी लेके आते हैं? बिल्कुल। अच्छा। इवन डेट ऑफ बर्थ तो होती है ना, बहुत बहुत है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ना भी हो। भाई जब इतने शास्त्र हैं हमारे पास, प्रश्न कुंडली तो बनी सकती है। प्रश्न कुंडली, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी से थॉट प्रोसेस, और अगर प्रॉपर कुंडली है तो प्रॉपर डेट वाइज प्रेडिक्शंस है। अच्छा। कि तुम अभी शांत, और सबसे पहले आप क्या बोलोगे उसको, क्योंकि एंजाइटी हो रही होती है बच्चों में, एंजाइटी इतनी है, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, है ना, वो मेरे को फोन क्यों नहीं कर रहा। एज ग्रुप क्या रहता है मैम? ये एज ग्रुप मत पूछना, यहाँ तहलका मच जाएगा। 2011 बॉर्न का भी सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि पहले तो मुझे गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, या मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही। अरे 2011 कितने, 13-14 साल के हुए? 2006-7 तो सब कुछ यही है कि पढ़ाई तो मैडम कर लेंगे, पहले ये बताओ। 14-15 साल के बच्चे। ठीक है, बट मैं ये बोलती हूँ कि आप ये देखो कि वो बच्चे वो हैं जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये खराब चीजें हैं, ये तो हेल्प आउट ही कर रहा है एक तरीके से। एटलीस्ट उनके पास कुछ तो है जिससे कोई तो है जिससे वो बात कर सकते हैं। और आपको मैं बताती हूँ, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर का ना एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। यस, मैं आपको यही इसी पे बात करने वाली थी कि हॉरोस्कोप चार्ट 10% है। अच्छा। 90% काउंसलिंग है। बिल्कुल। सिर्फ अच्छी बात क्या है कि हमको ईश्वर ने एक ऐसी नॉलेज दे दी कि मुझे ये पता है कि इस चार्ट से इसका थॉट प्रोसेस ये है, तो मुझे इस तरीके से इसकी काउंसलिंग करनी है। उसकी तकलीफ कितनी बड़ी और छोटी है, उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग करनी है जी। और जो आपको नॉलेज दी है उसको तो आप 5 मिनट में देखकर, जितना एक्सपीरियंस हो गया है, 5 मिनट में देखते ही आपको रीजन पता लग जाता है। और आप उसको 10, आजकल कर क्या रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बिल्कुल, पहले तो डेट्स नहीं मिलती उनकी, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं उनकी, ठीक है, उसके बाद वो 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, उसके भी चार्जेस हैं, राइट। तो एप्स कहाँ एक रोल निभा रही हैं कि आप कम से कम उनको सुन रहे हो और समझ रहे हैं। वो लोग जब आप उनके मतलब की बात करते हो, वो बार बार कॉल करते हैं, आपको पता है उसमें अच्छी और बुरी चीज क्या है,
वो इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कई बार आपसे बात करने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि सुनने वाला नहीं है इंसान के पास आज, बिल्कुल। लिसनर नहीं है। हस्बैंड वाइफ घर से अपना जॉब पे चले गए, बच्चे अलग, घर पे अकेले हैं। अब हस्बैंड वाइफ पे आ जाते हैं। बेसिकली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या मतलब लवर्स के अफेयर के रिलेशनशिप जो भी हैं, रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ जिस पर बेस्ड है आजकल, अगर उसका बेसिक, मैंने बोला ना मेरी हर रेमेडी के पहले कंडीशन है, तो उसमें मैं बड़े मूल मंत्र देती हूँ, 10 मिनट में आप ले लो मेरे से और उस पर इम्प्लीमेंट करके देखो, कोई रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। अच्छा, क्या मंत्र है मैम? वैसे अगर किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, डेफिनेशन पूछी जाए कि रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ में क्या चाहिए, क्या जवाब होगा? प्यार। प्यार नहीं, रिस्पेक्ट। यस। फर्स्ट मैं बता रही हूँ आपको 3 मंत्र। फर्स्ट रिस्पेक्ट, ओके। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में बहुत सारे पार्ट्स हैं। रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के सामने, इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना, केयर करना, ठीक है। सेकंड, दोनों को एक दूसरे के करियर में सपोर्ट करना। ओके, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 अगर हो जाए ना पूरे, तीसरा लव अपने आप आ जाता है जी। तो लव तक पहुंचने के लिए इन दोनों को करें और हमेशा अपने वीनस को ठीक करने की कोशिश करें। और आपका अगर अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप सही है तो वीनस वैसे ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। वाइफ के इतना साथ तो सही मुझे है, भी मैं आ कहती हूँ गया। वाइफ का हस्बैंड के साथ सही है जी। तो वीनस अच्छा होता था। और वीनस की बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं, बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। ओके। ठीक है। शुक्र को अगर शुक्र पत्नी का दर्जा दिया गया है शुक्र को। अभी मैं एक रेमेडी देख भी रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी रेमेडी बोली, मैं बहुत टाइम से वो देती हूँ कि आपने अपना पैसा, अब आदमी कहते हैं कई बार पैसा छुपाते हैं कि औरत तो सारा खर्च कर देगी, भाई है वो फीमेल, मतलब वो उनके ऊपर तो टैग लगा हुआ है फीमेल्स पे कि वो तो उड़ा देती हैं पैसा, उनके नहीं टिकता। पर आपको मैं बताऊं, आप प्रूफ देख लेना, ये जिस घर में फीमेल को ये पता है ना कि चाहे मैं कह रही हूँ वो एक्सपेंस कर रही है या कुछ कर रही है, अगर उसको ये पता है उसका हस्बैंड क्या कमाता है, कहाँ सेव कर रहा है, उसको नॉलेज है, उसमें बरकत है। हाँ, ये होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो कि जो फेमिनिन नेचर है वो चाहे जितनी मर्जी भी करियर ओरिएंटेड हो, वो आपकी फेमिनिन नेचर परिवार और बच्चों के लिए तो होती ही है। बिल्कुल। माँ जो है वो फर्स्ट टीचर है ना, फादर जो है वो सेकंड टीचर है। फादर आपको दुनिया के हिसाब से चीजें समझाते हैं, फर्स्ट तो आपकी माँ है ना, तो माँ आप बनते ही हो तो आप परिवार के बारे में तो सोचोगे ही। दूसरा, अगर हस्बैंड आपको सारा पैसा दे रहे हैं, चाहे वो आपको देकर उसमें से ले ले, तो इतनी रेमेडी बहुत है कि अगर आप अपना पैसा अपनी वाइफ के हाथ में रख रहे हो, ले लो वापस, उसको नॉलेज दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसमें शुक्र के छोटे छोटे उपाय आते हैं कि आप उसको सुकून दे रहे हो किसी भी तरीके से। ओके। अब वो कहते हैं ना, मेल क्या कहेंगे, सब कुछ फीमेल के लिए बता दिया। हाँ। मेल का क्या है, तो मैं आपको बताऊं, मेल का मूल मंत्र भी यही है। अच्छा। तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी बात माने तुम्हारी, राइट? तुम ये 2 चीजें करके देखो सिर्फ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि मैन तो वहीं का वहीं है, फीमेल बढ़ गई है। बिल्कुल। मैन का काम वही है, उसके फंडामेंटल भी वही है, उसके प्रॉब्लम्स भी वही है कि उसने आना है और उसने बैठना है, भाई मैं तो बड़ा काम करके आया हूं, हाँ, राइट? फीमेल के काम बढ़ गए हैं। बिल्कुल। अब उसको करियर भी देखना है और घर भी देखना है। ठीक है। तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको क्योंकि अच्छा चाहिए, अगर मैं मेल की बात करूं तो जो मैं बता रही हूं, रिस्पेक्ट और करियर में सपोर्ट और शुक्र की रेमेडीज, ये अगर आप करते हो तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट ही तो चाह रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि आजकल की फीमेल नहीं देती। आप इमोशनल सपोर्ट भी तो चाह रहे हो। आप किसी को 2 चीजें दोगे ना, वो आपको 10 चीजें देगा। दिस इज मूल मंत्र ऑफ मैरिड लाइफ, ऑफ रिलेशनशिप। ये तो कोई रेमेडी भी नहीं है, ये तो मतलब इट्स कर्मा है आपके। थॉट प्रोसेस चेंज करना कि अगर मैं ऑफिस में काम करके आया हूं तो वो भी काम करके आई है, या अगर उसका वर्क फ्रॉम होम है या उसका मेंटली कोई वर्क है तो वो उसका वर्क है, उसको अगर आपको फिजिकल काम करना पड़ रहा है, उसको मेंटली करना पड़ता है। उसको भी उतनी ही सपोर्ट की जरूरत है जितनी आपको है। वो भी थकी हुई हो सकती है, वो भी थकी हुई हो सकती है। यानी
इंडिविजुअल इमोशंस की रिस्पेक्ट करना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। आजकल हस्बैंड वाइफ डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए डिवोर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप ये जितनी जल्दी समझ लें और छोटे छोटे उपाय मिल के करें, अपने आप को जाने कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थेरेपी। कि चल मुझे तेरी ये पसंद नहीं आई, मुझे पहले तो बोलते ही नहीं थे लोग। हाँ, पहले तो मुझे लगता है लेडीज का कोई सही नहीं होता था घर में। देखो, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे किसी ने बताया भी है, बहुत यंग हैं जिन्होंने बताया मुझे, और मैंने सीखा, मैं बच्चों से भी सीखती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा दिख रहा है ना, चल रहा है, तो मेनली हमारे 2-3 ही इश्यूज हैं मेजरली। फर्स्ट करियर इश्यूज, सेकंड रिलेशनशिप इश्यूज, थर्ड हेल्थ इश्यूज। इस चीज के इर्द गिर्द हमारी लाइफ चल रही है, और यंगस्टर्स के पास सबसे ज्यादा इशू यही है जी। भाई, अब आपका मेजर क्लाइंट यंगस्टर है, क्योंकि सोशल मीडिया भी वही चलाता है सबसे ज्यादा, अवेयर भी वही है, मानता भी नहीं है कई चीजों को। तो हमारा अगर अब की जनरेशन, वैसे आजकल की जनरेशन को मैं ये देख रही हूँ कि इतनी नॉलेजेबल हो गई है, और कहीं ना कहीं जेनजी से स्पिरिचुअलिटी में आ रही है। ये बहुत बड़ा चेंज ओवर आ रहा है कि आई थिंक 17-18 साल के बच्चे बहुत स्पिरिचुअल उस पे जा रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग ये शहरों से छोड़ के ऐसी जगह पे जाके शांति की ज़िंदगी जिएं, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने। ये हो रहा है चेंज ओवर। रीज़न, प्रेशर बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, इश्यूज बढ़ गए हैं। आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है, आप अपने जो पेरेंट्स को देखते हो वो अब आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। आपको चेंज मिल रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। आपको अगर सैलरी बेस्ड हो तो उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितना आप काम कर रहे हो। बिजनेस कर रहे हो तो इतना बिजनेस है यहाँ पर कि आप न्यू बिजनेस अगर स्टार्टअप करते हो तो वहाँ कंपटीशन में आपको झेलना पड़ता है। तो कुछ % लोगों को सक्सेस मिलती है, बाकी सब रह जाते हैं। तो उन सबको जो यंगस्टर्स हैं उनको नॉलेज देकर, कुछ रेमेडीज के थ्रू, कुछ काउंसलिंग के थ्रू, अगर आप उनको स्ट्रांग कर सको, मतलब जो भी यंगस्टर्स हैं वो हमारा बेस्ड है अब आने वाली टाइम का। तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि यंगस्टर को समझते हुए, देखो जो थियोरिटिकल चल रही थी चीजें, पहले क्या था, अब्रॉड जाना बुरा माना जाता था, आज भी थ्योरी में लिखा हुआ है। क्यों? देश छोड़ना, घर छोड़ना, माँ बाप छोड़ने। और आजकल एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों कब आते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। स्टडी बेस्ड हो गया, नहीं जा पा रहा तो उसके लिए फिर रेमेडीज करते हैं, और बहुत सटीक रेमेडीज है उसकी भी। अच्छा। अगर करने लगो तो पहले तो कुछ तो योग ही है आपका डेस्टिनी, आप जाओगे और आप उसी पे वर्क करो। बचपन में ही लोग बता देते हैं कि हाँ बच्चा बाहर जाएगा तो पहले से रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, तो अच्छा है। कई बार क्योंकि होता है ना कि इमोशनल लेवल पे आप जाने नहीं देते, जबकि उसकी ग्रोथ वहीं लिखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। कई बार पेरेंट्स चाहते हैं जाएं, बच्चे नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम बैठ रहा है, तो कलयुग की तरह ही सोचना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर को। आप पुराने ढैये पे नहीं चल सकते हो। बिल्कुल। अगर आपने यंगस्टर का थॉट प्रोसेस नहीं जाना कि उसको डिजिटल वर्क चाहिए, ऑनलाइन वर्क चाहिए, उसको टाइम कंज्यूम नहीं करना है कहीं पर भी जाने में, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास भी 50 चीजें हैं करने के लिए। लेजीनेस छोड़ना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, क्योंकि आजकल एक चीज पे तो बेस्ड ही नहीं है लोगों की इनकम। बिल्कुल। तभी तो दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं जी। क्योंकि अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो एफर्ट्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे। बिल्कुल। पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको MBA से भी काम नहीं चल रहा अब, अगर आप स्टडी पे जाओ तो। अगर क्रिएटिव हो तो म्यूजिक में इतना कंपटीशन है, हर चीज में ही है कंपटीशन आज, है ना। एक्टिंग में इतना कंपटीशन है, तो सबको उपाय चाहिए जी। सबको एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए जी। तो आपको उपाय भी वही कराने पड़ेंगे, बट वो उनको माने और करें यंगस्टर्स। पर उसके लिए भी तो आपको उतना समझदार होना चाहिए कि आप इस तरीके से उनको समझाया जाए कि वो माने और करें, फ्रेंडली होकर। बिल्कुल। देखिए कह तो देते हैं सब पेरेंट्स भी, हम तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं। हाँ। सब कह देते हैं और हम भी कहते हैं बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो। रीजन बिहाइंड दिस कि इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि अगर बच्चा आपसे शेयर नहीं करेगा तो वो किस मुसीबत से या किस प्रॉब्लम से को फेस कर रहा है लाइफ में,
वो करता रहेगा और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट स्टेज पे पता लगते हैं। आप बता रहे हो कि 15-15 साल के 13-13 साल के बच्चे है ना? ऐप्स पे एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो भी चीज अगर आपके बच्चे जो है वो आपके फ्रेंड बन गए हैं, पर माँ बाप का क्या सीन है, सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ओनली, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी है। ओके। जैसे मेरे पास बच्चे आए 17-18 साल के थे, तो वो कहते हैं एक बात बताओ मैडम कि बच्चों के लिए तो 10 किताबें लिख दी लोगों ने, माँ बाप के लिए नहीं लिखी, या नई नई शादी हुई है, पेरेंट्स के लिए नहीं लिखी कि पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो हम जब काउंसलिंग करती हूँ, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ या हॉरोस्कोप भी देखती हूँ, तो मुझे पता लग गया कहाँ इशू है, कहाँ जड़ है। तो मैं बोलती हूँ पहले पेरेंट्स को भी ले आओ तुम, अच्छा साथ में ही बैठ के बात करेंगे। पेरेंट्स बोले हम तो बड़े फ्रेंडली हैं, हमने तो इनको बहुत राइट दिया हुआ है, पूरी आज़ादी दी हुई है, कहीं भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं, कुछ भी, हम तो कभी रोकते टोकते नहीं है। हम, बड़ी अच्छी बात है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रेंडली हो, पर होता पता है क्या है, फ्रेंडली और पेरेंट्स के बीच में आप फंस जाते हो। क्योंकि अगर आपने फ्रेंड बनाया, हाँ, बच्चा अपने रूम में आजकल काम कर रहा है, हाँ, माँ ने बोलना है, बाप ने बोलना है कि कुछ भी जाके उनको बोलना है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, बच्चे को फ्रेंड बना लिया आपने, अब बच्चे का बिहेवियर फ्रेंडली हो गया। अब वो आपको पेरेंट्स नहीं समझ रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने फ्रेंड की तरह उसको ट्रीट किया। उसने जल्दी से गुस्से में, जो टेंडेंसी है यंगस्टर्स की, कुछ भी बोल दिया, तो आगे से पेरेंट्स पता क्या बोलेंगे, माँ बाप को ऐसे बोलते हैं। अब आप माँ बाप बनना चाहते हो कि फ्रेंड बनना चाहते हो? पर ये तो बहुत दो धारी तलवार है मैम, कि आपको वो बैलेंस बना के रखना है कि आप माँ बाप भी रहो और फ्रेंड भी रहो। सी रीजन बीइंग, क्योंकि बच्चों को नहीं पता उस लेवल पे कि उनको क्या, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे तो आप उनको वो नहीं बता सकते कि यार ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए। इसका मूल मंत्र है मेरे पास। अच्छा, उसका भी मूल मंत्र है आपके पास? आपको अपना पेशेंस और हम्बलनेस तो हमेशा रखनी पड़ेगी जी। आजकल के टाइम में अगर ये मिसिंग है, आप कहीं कामयाब नहीं हो, किसी रिलेशन में कामयाब नहीं हो। ठीक है, चीजें दिखेंगी कॉम्प्लिकेटेड और आपकी चॉइस के अलावा। आप चाहते हो मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट करे, वो किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा। वो जिस दुनिया में पैदा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग देख रहा है, उसको सब चीजें चाहिए, उस पर प्रेशर भी ज्यादा है, जितना आप पे था उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो पेशेंस पहले तो बच्चों में होनी बहुत जरूरी है, वो तो मैं मानती ही हूँ, वो तो सबको पता ही है, हमारी भी जनरेशन के हिसाब से चलता ही आ रहा है। पेरेंट्स में भी पेशेंस होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, बच्चे भी, यंगस्टर्स भी उतने बेवकूफ नहीं है। वो 5-10% जो चीजें हैं वो हैं, वो हर जगह है, उनमें इमोशंस हैं पूरे। वो मुझे लगता है हर एक जनरेशन के साथ है। हमारे पेरेंट्स को लगता था हम थोड़े से कम इमोशनल है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे थोड़े से कम इमोशनल है। रियलाइजेशन, अगर आप चाहते हो कि सचमुच बच्चे को अपने हिसाब से देखना नहीं, सबसे पहले एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, उस पे काम अगर पेरेंट्स कर रहे हैं, और अगर बच्चा आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है या कुछ भी रिएक्ट कर रहा है, अगर आप उस टाइम चुप हो गए ना, 10 मिनट बाद आपका बच्चा आके आपको सॉरी बोलेगा। बिल्कुल। तो वो रियलाइजेशन कहां से आया? अगर उसने एक बोली, आपने 4 बोल दी, खत्म हो गया फ्रेंडली। अगर उसने आके ये बताया कि मम्मा आज ना मैंने ना, मतलब ये मेरे से गलती हो गई, कंप्यूटर था उस पर पानी गिर गया, फादर ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो चीज खराब हो गई मेरे हिसाब से, वो तो हो गई, वो तो हो गई, उसको नहीं चेंज कर सकते। लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी है मैंने, आजकल कितने फेक ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, किसी का कुछ फेक चीज हो गई, फंस गया बच्चा। आपको अगर नहीं बताएगा आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। बट अगर उनको ये पता है पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे, वो नहीं बताते। बिल्कुल। ठीक है, पेरेंट्स कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर की है उसके पास लेकर जाएंगे, बट पेरेंट्स को सबसे पहले, पेरेंट्स भी आजकल बहुत नॉलेज वाले हैं, इतनी इतनी पढ़ाइयाँ करके आपके आने वाली जनरेशन के साथ फ्रेंडली होना और एक पेशेंस से उनको टैकल करना, बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, पेरेंट्स को उतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि बच्चे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आए, उनको डर ना लगे कि यार ये कैसे रिएक्ट करे। यस, चाहे वो ड्रिंक कर रहा है, चाहे वो कहीं हैंग आउट कर रहा है, कहीं बंक कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, आपको पता है ना आपको कितना रिलीफ है, आपको फॉलो नहीं करना पड़ रहा बच्चों। बिल्कुल। फीमेल के साथ हजारों प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं शेयर कर पाते। तो जब आपको एक लिसनर मिलता है
तो आप शेयर करते हो, फिर तभी तो सॉल्यूशन निकल के आएगा जी। अगर मरकरी में राहु चल रहा है, ठीक है, नई नई शादी हुई, एटमॉस्फेयर ही ऐसा मिलेगा कि आपको इशू पे इशू आएगा ही आएगा। ओके। अब मरकरी बुद्धि, माइंड, ठीक है, और जहां बैठा है आपका मरकरी, जिस स्टेज पे जिस भाव में बैठा है, अगेन वही चीज है। अगर आप कोई लिसनर अगर एस्ट्रोलॉजर ही है, मैं कह रही हूँ, किसी और से वो नहीं शेयर कर पा रहे, पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है, पार्टनर की अपनी प्रॉब्लम है, आपके पास आता है मरकरी में राहु चल रहा है, मेरे को तो डिप्रेशन हो गया है, मेरे को देखो मदर इन लॉ ये बोल रही है, मेरा हस्बैंड मेरे को नहीं सुन रहा, तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशंस दोगे पहले तो, बिल्कुल, ताकि क्योंकि आप तो 100% रोज तो उसके साथ नहीं रहने वाले हो। मरकरी में राहु की दशा 3 साल की है। अब ये पता है कि 3 साल बाद उसका अच्छा होना है, तो हम उस पीरियड को कैसे संभालेंगे, उसको क्या सॉल्यूशन देंगे? सबसे पहले फिर उसका बुद्ध है तो माइंड ही तो चेंज करना पड़ेगा ना, कि बेटा ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, तू अगर ऐसे रिएक्ट करेगी और इस तरीके का नजरिया अपनाएगी तो तुझे ये नहीं दिखेगा, ये तेरा लर्निंग है, क्योंकि तुझे आगे अच्छा मिलना है। और वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है कि वो ये ना कहे कि तू भाई अलग हो जा। हाँ, अलग हो जा, या ये तो तेरा बहुत बुरा चल रहा है, तेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हर रात के बाद सुबह है जी, हर खराब दशा के बाद अच्छी दशा है, हर इंटर पीरियड के बाद भी अच्छी दशा है। जैसे महादशा, प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा, ये ही फैक्ट ऑफ रूटीन लाइफ है। ओके, ये चेंज होंगी। क्यों? महादशा चलेगी 18 साल, प्रत्यंतर दशा 2-3 साल, 2-3 साल पूरी कैटेगराइज वाइज है, और अंतरदशा मंथ वाइज चलेगी, और प्रति अंतरदशा डेज वाइज चलेगी, इस तरीके से होता है। ओके, तो मैम एंड करने से पहले मुझे एक चीज़ आप बताइए कि सिंस हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स के उसके ऊपर बात करी कि उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए, अब जो नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जो कि एक तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं लोग, बहुत 1 साल के अंदर बन जाते हैं। टैरो रीडर तो हफ्ते में सीख के बन जाता है। हाँ, टैरो रीडर तो हफ्ते में बन जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी 2 महीने में बन जाते हैं, और हम आज तक सीख रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजर 1 साल में बन जाता है, अगर मास्टर कर रहे हो, पढ़ना आ जाता है उसको पत्री को, मैं ये कह सकती हूँ। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, ताकि ये जो आगे वाली जनरेशन है एस्ट्रोलॉजर्स और ऑकल्ट साइंस को जो फॉलो करने वाले हैं, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए? देखो, जो बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हैं वो तो बहुत स्मार्ट है। अच्छा, ठीक है, अगर वो सीख गए हैं, मैं उनके लिए भी यही बोलना चाहूंगी, स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो, चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, मैं सबके लिए एक कॉमन चीज ही बताऊंगी। ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत बड़े रिस्क का प्रोफेशन है। ओके, हर एक की लाइफ बेस्ड होती है आपकी प्रेडिक्शंस, आपकी उसके सॉल्यूशन जो उसको आप दे रहे हो। तो अगर आप वो रिस्क लेने को रेडी हो रहे हो, तो आप उसको अच्छे से, आपको उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताते हुए चीजों को सही रेमेडीज देनी है। डर का व्यापार बिल्कुल खत्म कर दीजिए। राहु, केतु, शनि, मंगल अच्छे हैं, खराब भी हैं, और शुक्र, बुध, चंद्र, बृहस्पति ये भी अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। तो आप कम से कम हर एस्ट्रोलॉजर की मॉरल ड्यूटी है, खासकर जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको बहुत आगे जाना है। बेस्ट ऑफ लक टू यंगस्टर्स। बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको करने से पहले आप ये जानो कि आपके ऊपर भी इन चीजों का इफेक्ट आता है। आप किसी के कर्मों में छेड़छाड़ कर रहे हो, आप किसी के कर्मों में, आप किसी की जिंदगी में छेड़छाड़ कर रहे हो। कई बार छोटी सी चीज जो है वो उसको हेल्प करेगी, आप उसको बड़ा बनाकर बेच रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ पैसे चाहिए। वो मोटिव मत रखिए। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, मोटिव रखिए, बहुत पैसा आएगा। मैंने बोला वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बिजनेस है ये। ओके, ठीक है, हर घर में मिलेगा एस्ट्रोलॉजर आने वाले टाइम में। $multi-billion इंडस्ट्री बन गया है। बिल्कुल, बिलियन। अब मतलब आप देखो ना कि अब्रॉड से भी आपको बड़ी इजीली ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलती है। हर एक एस्ट्रोलॉजर के नीचे लिखा है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फिरंगी बनने लग गए एस्ट्रोलॉजर आजकल तो, है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो इट्स लार्जेस्ट बिजनेस। बिल्कुल बिजनेस की तरह लो इसको,
पर उसमें उतने ही एफर्ट्स और नॉलेज डालो ताकि आपको सेम, इतना बड़ा कंपटीशन भी तो हो रहा है, बिल्कुल, आपके पास क्यों आए कोई इंसान अगर आप उसको रिलीफ नहीं दे पा रहे हो, अगर आप उसको अच्छे से, अगर आपको चाहिए कि मेरे पास तो क्वांटिटी आ जाए एस्ट्रोलॉजी क्लाइंट्स की, कि मेरे पास अच्छी क्वांटिटी आ जाए और मैं 5-5 मिनट में बस रेमेडी दूं और मेरे पास पैसा आ जाए, तो इट्स बैड, इट्स वेरी बैड। वो लॉन्ग रन में आई थिंक वो चलेगा भी नहीं, वो किसी और के पास जाएगा क्योंकि आपने तो उसको रिलीफ दिया ही नहीं। बिल्कुल। तो क्वालिटी पे वर्क करो। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखो, सिंपल एक लाइन में, किसी के दुख तकलीफ को कितना कम किया जाए, दिस इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर। और वही पहला मोटिव वही होना चाहिए, फर्स्ट मोटिव। अगर आपको मोटिव ये फर्स्ट है ना, आप अपना एनर्जी लेवल देख लो ना। हम अपने लिए तो काम कर रहे हैं, बिल्कुल, यंगस्टर अपने लिए तो काम कर रहे हैं, सेल्फिश हैं, सब सेल्फिश है, मैं भी हूं, ठीक है, अपने लिए काम कर रहे हो ना। अपनी इनर ब्यूटी, अपना इनर सेल्फ अगर आपको अच्छा बनाना है और आप चाहते हो कि ये एनर्जीज, ये डिवाइन, ये यूनिवर्स मुझे ब्लेस करे, तो आपको ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलेंगी क्योंकि कोई कहीं बैठा हुआ आपको ब्लेसिंग्स दे रहा होगा और आपको कोई आपकी भी प्रॉब्लम चल रही होगी और वहां से ब्लेसिंग्स आएंगी क्योंकि आपका अकाउंट भरा हुआ है, क्योंकि आपने किसी की दुख तकलीफ को दूर किया है। आपको पता है शनि की दशा में अगर आपको कहीं पर भी आपने ऐसे काम किए हुए हैं कि सचमुच आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपने सुना है किसी की प्रॉब्लम को और उसको करा है और वो बस आपसे कंसल्टेशन करके अपनी लाइफ को अच्छा बना रहा है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका नाम है, वो रोज आपको ब्लेस कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आपको किसको नहीं आएगी प्रॉब्लम? क्या एस्ट्रोलॉजर को प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में? तो हम सब क्या तो वो प्रॉब्लम से आपको जब आप निकलते हो ना, तब आपको पता लगता है। और सबसे बड़ी बात है मैम कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को तो पता है कर्मों का खेल, यस, है ना, उनको पता है कि आप अच्छे कर्म आज नहीं कर रहे तो कभी ना कभी तो 7.5 आपकी भी आएगी, 7.5 आएगी, दशा आएगी। और ये जो अकाउंट भरा हुआ होता है ना ब्लेसिंग्स का, तो सिंपल बात है कि ब्लेसिंग्स लो ताकि वो कहीं भी बैठा हुआ ये विश कर रहा हो कि ओह मैडम ने या उस सर ने मेरी लाइफ को सुधारा था, मैं उन्हीं की वजह से हूँ। चाहे वो उनकी संतान हुई हो, ऐसी ऐसी रेमेडीज है, संतान नहीं हो रही, मैंने 14 साल बाद बेबी कराया है, अच्छा, ठीक है, और कुछ नहीं, थॉट प्रोसेस और थोड़ी सी रेमेडीज, ठीक है। आपके बच्चा गलत संगत में था, आप मेरे पास ले आए, मैंने उसको 1 घंटा काउंसलिंग किया, उसको बताया तू ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। अब इट्स अप टू यू, ना तुम मेरे रिश्तेदार हो, सिंपल, जिसको हाई डोज देनी है उसको देनी है, और ना ही यहाँ से निकलने के बाद मुझे कोई फर्क पड़ने वाला। भाई तुम्हारी लाइफ कैसी होगी ये तुम्हारे पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा या तुम्हें पड़ेगा? तुम इस टाइम पे, क्योंकि टाइम पीरियड खराब है, क्योंकि ये दशा है, मैं तो पूरा समझाती हूँ कि किस वजह से हो रहा है, आपको वजह पता है, आप उसका उपाय करोगे। तो इस वजह से हो रहा है, तो ये 1 साल मेरे कहने पे चल ले तो ये मिलेगा, अपने कहने पे चल ले तो ये मिलेगा। प्रैक्टिकल मेरा है भाई, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है ना। बिल्कुल। साल बाद तुम्हारे पेरेंट्स आके बोलेंगे तो कि ये हो गया क्योंकि मैंने बताया था और वो उसने ऐसे ही किया, और ये दिस इज द फैक्ट, और हुआ है ऐसा। मतलब जो भी मैं आपको बात बता रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, लिटरली। मतलब इतने किस्से कहानियां हैं कि अगर मैं बताने बैठी तो पूरे कितने ही दिन चले जाएंगे जी, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस में आप लोगों के ऊपर काम करते हो। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव सही है। बिल्कुल। अगर आपका मोटिव सही है ना कि ये मेरे पास आया है। जब मेरा ऑफिस में थी, मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, उसने मुझे एक दिन बहुत मजाक किया, अप्रिशिएट किया, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ कि मैम जब लोग आते हैं आपके पास, आप ना यहाँ पर एक मिरर लगा लो, कैमरा लगा लो, जब एंटर होते हैं तो क्या शक्ल होती है और जब बाहर जाते हैं तो क्या शक्ल होती है। अच्छा, कि मतलब जब आपने क्लिनजिंग कर दी, किसी को सुन लिया, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज किया, वो पर्चा आपके उपायों का, रेमेडीज का लेकर जाता है और वो 100% करता है। मैं आपको बताऊं, मैं 100% तो नहीं बोलूंगी, बट मैं 95% तक अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट्स दिए। अच्छा, रेमेडीज से ही दिए। 100% तो मैम मुझे नहीं लगता कि लाइफ में क्यों? क्योंकि 5% वही हैं जो पर्चा लिख के ले गए और डाउट्स के साथ रहे और किया नहीं उन्होंने। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, और एस्ट्रोलॉजर के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं या वो हैं, कि आप कुछ देने के लिए आए हो। यू आर गिवर्स। बिल्कुल। व्हाट यू गिव
व्हाट विल यू विल गेट। यू गेट, जी। जो आप दोगे, गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर आपने जो दिया है वही मिलेगा। आपको पता है आपकी रिजल्ट कहाँ मिलता है अच्छे और बुरे का? कहाँ पे मैम? जब आप देखते हो आपके बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ। वो जरूरी नहीं आपके कर्मों का फल है, आपने जिनके लिए कुछ अच्छे कर्म किए हैं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। तो आप ये सोचो कि एस्ट्रोलॉजर के कितने फायदे भी हैं जी। कि अगर आप अपना मोटिव सही रखते हो तो आप अपने ग्रह तो सारे सुधार लेते हो। बिल्कुल, दुआओं से बड़े तो कुछ नहीं होता। क्योंकि शनि की रेमेडी में क्या होता है, जैसे मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, अभी एंसेस्टर्स का टाइम चल रहा है, आप जब भी, ये डोनेशन का टाइम है, ये जो 15 दिन श्राद्ध के हैं डोनेशन का है, क्योंकि एंसेस्टर हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो हमारे आसपास ऑरा है ना, लोग ऑरा चेक करते हैं, उसमें सबसे बड़ी लाइन और प्रोटेक्टिव लाइन एंसेस्टर्स की होती है। अच्छा। तो एंसेस्टर्स को जब हम इस टाइम पे पूजते हैं या हम चीजें देते हैं, उनके हिसाब से डोनेट करते हैं। अब जैसे मैं ही बताती हूँ, मेरे फादर अभी पास हुए, ही पास्ड अवे इन 2021, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। अब मेरे पापा मेरे डैडी जो है वो जलेबी खाते थे। अच्छा। अब अगर मैं इस दौरान जलेबी खिलाती हूँ किसी को, या किसी को मैं कुछ भी हेल्प करती हूँ, तो मेरे को सुकून मिलता है। ठीक है कि मैंने अपने उनकी डैड की खुशी के लिए मैंने ये किया, क्योंकि वो जो जो चीज़ खाते थे या कुछ है। तो सेम थिंग ये है कि आपकी इंटेंशन, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आप जिस श्रद्धा से किसी को कुछ भी खिला रहे हो, आप ये मत सोचो कि मैं इसको खिला रहा हूँ मेरा शनि अच्छा हो जाएगा। हाँ। अगर वो सुकून यहाँ आ रहा है ना, तो शनि तो अपने तो आप वो अच्छा है। आपके अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि उसने खाया, वो रिक्शा चला रहा है, भूखा प्यासा है, आपने एक समोसा और एक जलेबी खिला दी, या गुलाब जामुन खिला दिया, या पानी ही पिला दिया गर्मी में उसको, कोई फ्रूटी पिला दी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, तो जैसे जैसे वो पिएगा, जो जो उसकी तृप्ति होगी वो तुम्हारे अकाउंट में जा रही है। बिल्कुल। और मेरा तो खैर इंटेंशन ही शुरू से ही रहा है, जैसे बचपन से कहते हैं अपब्रिंगिंग जो रही है उसके हिसाब से कह लो, कि जब मैं किसी को कुछ भी गिफ्ट दे रही हूँ या मैं खाना खिला रही हूँ, तो यहाँ फील होता है सुकून। अच्छा। तो वो अब पता लगता है जब वो ब्लेसिंग्स दिखती हैं जी। और दिखती हैं, फील होती है। तो मैम इसी सुकून वाले मैसेज पे हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो आपने रेमेडीज की तो छोड़ो आप, पर जो आपने लाइफ का जो ज्ञान आज दिया है वो अमेजिंग था। मुझे लगता है बहुत लोगों की हेल्प होगी ये पॉडकास्ट देखने के बाद। मोटिव यही है, बिना बिना रेमेडी किए भी आप अपनी लाइफ ठीक कर सकते हो। जो अगर वो आपके 2-3 जो आपने फॉर्मूलाज बताए, अगर उसके ऊपर काम करें तो आई थिंक 95% प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और रेमेडीज का जो अपना एक रोल है वो बिल्कुल है। वो हम किसी दिन फिर बात करेंगे, कौन सी रेमेडी किसके लिए कितनी सटीक है और कितनी इजी है। टेक्निकलिटीज है वो, टेक्निकलिटीज है उसमें। ये नहीं है कि आप 1-1 लाख रुपया देके पूजा कराओ या जाप कराओ। अगर एक मंत्र रोज खुद भी पढ़ लोगे तो वो भी बहुत है। महामृत्युंजय मंत्र लोग कराते हैं जी। डिसीज जब होती है, कोई बीमार होता है, अगर वो 2 लाइन का मंत्र आप एयरपॉड्स लगाते हो, सुन लो, धीरे धीरे बोल लो, जिसके लिए करना है उसके लिए कर लो। जो एनर्जीज तुम्हारी इंटेंशन से आएगी वो थोड़ी ना वो पंडित दे पाएगा। जी, वो तो है ही मैम। खुद बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता किसी को। ये वही वाली बात है। अब तो पूजा भी ऑनलाइन हो रही है। हाँ, और बड़े बड़े मंदिरों में हो रही है। बड़ी मंदिरों में हो रही है। मैंने भी करवाई है 1-2 ऑनलाइन पूजाएं। तो इसी नोट पे मुझे बहुत अमेजिंग मज़ा आया आज नीलिमा जी से बात करके। होपफुली आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। थोड़ा सा यूट्यूब का जो एल्गोरिदम आजकल चेंज हो गया है, वो कहता है भाई जब तक लाइक और कमेंट्स नहीं आएंगे हम आपके वीडियो को ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, तो वो ज़रूर करना। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 95% लोग वीडियो देखते हैं पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई वो राइट कॉर्नर पे ना एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाने से पैसे नहीं कटते आपके। कोई आपसे दिस इज ऑल्सो कर्मा। दिस इज ऑल्सो कर्मा। पूरा वीडियो देख के आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बैड कर्मा है। क्योंकि आप गिव करोगे, गिविंग नेचर रहेगी, तो सब्सक्राइब करोगे तो कल को तुम बनाओगे तो तुम्हें अपने आप सब्सक्राइब। बिल्कुल। और उसमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा जाता, कोई कुछ नहीं मांगा जाता। बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा भी थोड़ा सा भला होगा। यहाँ पे बैठा हूँ मैं, इतना हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए,
तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा हमें भी मिल जाए। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।